Yes, hi, good evening, aspirants. How are you all? अच्छा, कल की दो क्यूरीज बची हुई थी, ठीक है। वो लिबर्टी वाली चीज और आई गेस एक और चीज है मैंने लिखी हुई है, उसको हम थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे। बट पहले कुछ एक से दो चीजें हैं जो आई गेस आप सारे जानते होंगे कि कट ऑफ बाहर आ चुकी है, राइट। अब बस आंसर की का वेट है। आई गेस कल तक शायद एक दो दिन में आ जानी चाहिए, वो भी ज्यादा रात तक आ जाए क्या पता। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फर्स्टली, या अब तक हमने जो किया है तब तक हम अभी वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स वाली चीज पूरी हो गई है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, प्रियम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, राइट। आज हम फोकस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स पे, और अगर टाइम बचेगा देन विल शिफ्ट टू डीपीएसपी एज वेल। और जैसे मैंने देखा है कि अप्रोक्सीमेटली देर आर 160 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, ठीक है। अगर 20-30 भी अगर हम रोज करते हैं, सो बाय आई गेस बाय दिस संडे और मंडे हमारा सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जबरदस्ती भागने की भी जरूरत नहीं है, चीजें बीच में कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ मुश्किल है। तो स्लोली स्लोली विल हैंडल एवरीथिंग एंड देन विल पुश फॉरवर्ड, राइट। तो एक, हाँ जी, उसके बाद अभी अगेन, हाँ, आज ये चीजें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कट ऑफ हम एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो 75.71 समथिंग गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम है, बट आप देखेंगे ओबीसी और जनरल की ये ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एससी एसटी की और से कम हो जाती है। अगर हम जनरल ट्रेंड देखेंगे प्रीलिम्स का, ठीक है, तो उसकी तो कट ऑफ नीचे ही जा रही है, ठीक है। बट जो मेंस की है अप्रोक्सीमेटली ये 750 के अप्रोक्स ही रह रही है, ठीक है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि हाँ प्रीलिम्स, चलो आई नो इट्स नाउ गेटिंग डिफिकल्ट, बट हाँ जैसे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पेपर की डिफिकल्टी का भी और क्वेश्चंस के टाइप्स का भी पता लग रहा है, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, पेपर पैटर्न का भी समझ आ रहा है, टॉपिक्स की आपको इम्पोर्टेंस भी या प्रायोरिटी भी आपको पता लग रही है, ठीक है। सो आई बिलीव वन दिस सीरीज विल एंड, यू विल बी एट अ मच बेटर पोजीशन दैन वेयर वी स्टार्टेड, राइट। और इसके साथ साथ अगेन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मार्केट में अगर आप हमेशा सुनते हैं कि यार 2022 का पेपर था, 23 का है, तो मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने चाहिए। अगेन ऑल दीज थिंग्स आर लिटरली स्टूपिड। और ये मैं पहले भी आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, अभी भी सेम चीज कह रहा हूँ, बट अगर आप मार्केट में अब जाएंगे तो देखना, अभी जैसे ये चीज बाहर आ गई है, सच्चाई बाहर आ जाती है, तो लोग एकदम से, वो मीम है ना कि पाकिस्तान वाला जो वो चलता था कि एकदम इन्होंने जज्बात पलट दिए, अरमान बदल दिए, वो टाइप सी चीज, राइट। तो ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी। अब वो आपको बोलेंगे कि आपको सारे के सारे 90 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आप 70-80 भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सेम अब वाली चीजों पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और अगर आप कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी जाएंगे या अगर आप टेलीग्राम पे भी जाएंगे, सबकी डिस्कशन शुरू हो गई हैं, अपने हिसाब से वो यूपीएससी को परख रहे हैं, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा आप उनसे बच के रहिएगा, ट्राई टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इफ यू हैव एनी इश्यूज और एनी you can say conclusion or any kind of analysis you came up with yourself or from the understanding of the others, like through your chatting with your friends or YouTube or anything, एक बारी उस चीज को अप्लाई या मानने से पहले आप मुझे पर्सनली भी एक बारी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन हैव दैट थिंग फिगर आउट, सो दैट एटलीस्ट आई शुड नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। और अगर इफ यू मतलब अगर आप सही लाइंस पे होंगे, आई विल आस्क यू टू मूव फॉरवर्ड। अगर कुछ इश्यूज हो गए तो आई माइट रेक्टिफाई दैट। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक आपसे यही बात करनी है कि देखिए कि जो सी सैट की है, खैर ये एक टेलीग्राम चैनल था, मैंने वहां से ही उठाया, अपना भी बना सकता था बट आज टाइम नहीं था, खैर। तो सी सैट का तो आप सारे जानते हैं कि 67 हम लेके चलते हैं कट ऑफ। बट अगर आप पेपर देखें 2015 का, इन्होंने तो खैर 15 से बनाई है, तो 2008 मतलब 108, 116, 105 ये आपके करते करते नीचे गिर गई। एंड व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? जैसे खैर हमने इस बारी, जो मुझे लगा था कि अप्रोक्सीमेटली 85 के आसपास कट ऑफ रही होगी, सो इट इज ऑल्सो अ लिटिल बिट शॉकिंग टू मी एज वेल कि 75 इज द सच लोअर कट ऑफ। एक्सपर्ट्स आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं जिनको मैं भी देखता हूँ, या मैं थोड़ा आगे फॉलो करता हूँ या देखता रहता हूँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सी सैट की वजह से भी
कट ऑफ नीचे गई है, ठीक है। बट मेरा ये पर्सनल तौर पे थोड़ा सा मानना गलत है। मैं जानता हूँ कि सीसैट मुश्किल था, ठीक है, बट अगर आपने थॉरो प्रिपरेशन की है, हर चीज का बेसिक्स पता है, तो बच्चे तो देखो क्लियर होके निकले हैं, ठीक है। तो अगेन ठीक है, दीज थिंग्स आर डुएबल, बट हाँ 75 अगेन देयर इज वेरी लेस थॉट कि भाई मुझे मतलब ये चीजों के बारे में, ये तो तभी क्लियर होगा जबकि एक बारी आपकी आंसर शीट आप कह सकते हैं आंसर की आ जाएगी, फिर उसको मैच करके होगा। बट आप हर जगह अगर बातें सुनेंगे तो अगेन एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, सो आई वुड से डोंट गो बाय इट। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। टाइम अभी बड़ा क्रूशियल है। बहुत सारे अभी लोग गुरु ज्ञानी और आपके वो चल रहे होंगे सेशंस वगैरह सबके कि इसका क्या मतलब है, आगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ नहीं है, आप बस अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। आपके पास अपने टारगेट्स हैं, फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द बेसिक्स, ठीक है। जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस 3 कैटेगरी के आ रहे हैं और वो आप अभी भी देख रहे हैं कि पॉलिटी में भी जैसे जो सारे क्वेश्चंस हैं, या इवन जो 2017 के बाद से भी जो ट्रेंड चला है 2022 तक का, उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी अप डाउन मीन्स इन द सेंस कैटेगरी 1 2 3 तीनों में से फॉलो होते हैं। खैर अभी तक हमने 1 और 2 की कैटेगरी की देखें, 3 में आगे आएंगे अपने पार्लियामेंट और बाकी स्टेटमेंट सॉरी बाकी टॉपिक्स में। तो अगेन हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करिए, इससे आपका ऑलमोस्ट 80 मतलब आपकी जो कट ऑफ है, आप जैसे कह रहे हैं कि अराउंड 35-50, जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ 30 क्वेश्चन तो आते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपके मतलब 50 तो मार्क्स आपके इसमें से आ जाने चाहिए। बाकी आप इसमें से जो है अपना सेकंड टीयर से जो सेकंड कैटेगरी है आप उसे स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम्पल तो मैंने सुने भी हैं कि भाई जैसे जब उनको पता लगा कि पेपर इतना डिफिकल्ट था, मन में बना के गए थे 75-80 कुछ करेंगे, वहां जाके जब देखा नहीं हो रहा तो बच्चे 90 95 98 तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए। डेफिनेटली क्वेश्चंस का लेवल वैसा था, कभी प्रैक्टिस की नहीं, बस कहते ना कि जब मैच चल रहा था बल्ला घुमा दिया, देखी जाएगी, छक्का लग गया, नहीं तो घर वापसी, वो वाली चीजें हो गई थी। तो नेक्स्ट टाइम अगेन आप भी जब पेपर दें, अगर हम बात करेंगे कि अपने आप को मेंटली काम एंड कंपोज रखना है, चीजों को देखना है, चीजों को अनएक्सपेक्टेड आप लेके चलिए कि होंगी, ट्रैप्स आपने समझने हैं ताकि वाली चीजों में ना आ जाए, एंड दैट्स इट, ठीक है। बाकी और किसी भी ज्ञान पे आई डोंट थिंक सो दैट मतलब कुछ आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ एक ये भी नई स्कीम एक निकली थी, तो मैंने लिखा फालतू का ड्रामा, बट आप कुछ देखिए लोगों ने बना रखा है अब ये चीज, इस चीज को इतनी ही ज्यादा इरैशनल तरीके से बट लॉजिकली चीजों को समझा रहे हैं। इरैशनल मतलब है ये चीज कि अगर आप 50 अटेम्प्ट करेंगे और 50 के 50 राइट होंगे, आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, राइट। और उसके बाद 55 करेंगे, ठीक है, उसमें से अगर आपके 51 भी सही हो गए तो इतने नंबर आ गए, 4 गलत तो -99। इस किस्म की ये लोगों ने मतलब यहां तक ये इतना डीप है ना, मतलब ऐसे करके जा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको नहीं पता लगेगा कि ये जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं ये सही हैं या गलत है, ठीक है ना। अगेन वो जो कैटेगरी 1 वाले क्वेश्चन है उसमें तो आपके गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि वो आपके बिल्कुल बेसिक से हैं, और कैटेगरी 2 वाले पे आपको अपना थोड़ा सा रिस्क, तो मैं आपको शुरू से कहता हूँ वो लेना, ये तो करना ही, और 3 वाले तो बिल्कुल छोड़ने। तो इस पे भी आप लेके चलेंगे तो ये वाली ये जो ड्रामा जो उन्होंने अपने आप को किसी चीज को जस्टिफाई करना है, जो भी उनका गलत प्रोसेस है, रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, चीजों की इतनी आई डोंट नो कि कैसी समझ है उनकी क्या है, बट ये चीजें जब आउटपुट सामने आ रहे हैं, लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू नो कि थिंग्स आर मच मोर सेंसिबल और लॉजिकल फॉर देम और लाइक दैट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें हमको नहीं करनी चाहिए और नहीं फोकस करना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली सीसैट का भी है कि अगर आप 27 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, ठीक है, तो हाँ 27 के 27 सही होंगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। सीसैट में चलो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, बट जिस तरीके के जो क्वेश्चन है जैसे कॉम्प्रिहेंशन मतलब वाले जो वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ मिला के पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके इन्फ्रेंस वाले जो मैं बात करता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, इनमें काफी सब्जेक्टिविटी रहती है, ठीक है ना। इवन इंस्टीट्यूट का भी काफी टाइम पे चीजें गलत होती हैं, और अगर आप देखेंगे 2022 में 2021 में 18 20 क्वेश्चंस का फर्क था, और इवन इनफैक्ट 23 में शायद मोनाल सर होंगे, वो अभी दोबारा आप देखना कि उन्होंने इंस्टीट्यूट की पहले सारी डाउनलोड करके रखी है, और जब यूपीएससी की आएगी वो कंपेयर करके दिखाएंगे, और मुझे अगेन लगता है कि अराउंड 20 क्वेश्चन के आसपास की, या 15 से 20 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इसके आसपास की एम्बिग्यूटीज क्वेश्चन में रहे, ठीक है ना। तो और वो भी ये उसी क्वेश्चंस में होती है, इन्हीं दो कैटेगरीज के क्वेश्चंस में होगी, ये वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपकी एम्बिग्यूटीज नहीं रहेंगी,
इन पे फोकस करेंगे तो चीजें आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, लेफ्ट राइट भागेंगे नहीं और चीजें सही तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये जो जिस तरीके का इन्होंने जो रैशनलाइजेशन कर रखा है उनसे बच के रहिएगा। ठीक है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो अगेन हाँ, आज हम जैसे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, कोशिश करेंगे खत्म करने और फिर उसके बाद डीपीएसपी पे भी जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे। ओके, सो अगेन द सेम ओल्ड मेथड। ठीक है, कि यहाँ पे टाइमर कल भी मैंने लगाया था बट आई गेस स्क्रीन में शेयर में कुछ इशू था तो नहीं हो पाया। अगेन 1 मिनट आई गिव इट टू यू। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 गोइंग टिल 22। ठीक है ना, वो चीजें रहेंगी। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी, प्रोग्रामिंग, आप चीजें खुद समझेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। इस बारी आंसर कौन देगा? आई बिलीव शाह गुफ्ता जी। ठीक है, आप रेडी हैं? टाइम स्टार्ट्स नाउ। In India, if a religious sect and community is given the status of national minority, what is the special advantage it is entitled to? It can establish or establish and administer the exclusive educational institutions. President of India automatically nominates a representative of the community to the Lok Sabha. It can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. So the question is saying about a religious sect or community being special status of national minority. What special advantage it is entitled to? मतलब कोई भी अगर एक कम्युनिटी को उन्होंने अगर नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे सिख्स हैं, जो जैन्स हैं, ठीक है, या आपके मुस्लिम से अगर किसी को भी दिया, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या स्पेशल एडवांटेज उठा सकते हैं जो वो एंटाइटल्ड हो सकते हैं? 1 and 3. हाँ जी, The C option. सी, वाई सी? So the national minority के लिए है कि they can establish and administer educational institution of their choice. तो आर्टिकल में मेंशन। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल। अच्छा, चलो ये बताओ कि जो वर्ड माइनॉरिटी है, ठीक है, क्या ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं सर, नहीं है। ओके, गुड। तो फिर इसके आगे ये चीजें कैसी होती, कौन सी आर्टिकल के थ्रू ये काम कर सकते हैं? मतलब ये जो अपना एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूशन है ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं? एक मिनट, रीजनिंग तो दो। तो मैं आर्टिकल का नंबर भूल रही हूँ, एक मिनट। अच्छा, चलो कोई और बता सकता कौन सा आर्टिकल है? श्वेता जी आप बताइए। सर ये डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट का ही है श्वेता जी, इसमें डीपीएसपी का नहीं आएगा। यस सर। चलो, इसमें आर्टिकल आपका जो आता है वो 30 आता है। ठीक है, कि वो मैंडेट करता है कि जो भी माइनॉरिटी हैं, ठीक है, उनको एक राइट दिया जा रहा है कि आप अपने हिसाब से अपना एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूशन चलाइए। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट आपका सही होता है, तो फर्स्ट इसको अब छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक बारी सेकंड पे देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटो, वर्ड आप एक बारी मीनिंग देखिए, ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कम्युनिटी टू लोकसभा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें गलत हैं? एक तो ऑटोमेटिक, ठीक है, और लोकसभा। आप जानते हैं कि जो भी नॉमिनेशंस होते हैं वो किस में होते हैं? राज्यसभा। ठीक है, तो ये आउटराइटली ये चीज गलत हो जाती है। बचता आपका ये दोनों ऑप्शंस हैं, एंड देन यू नीड टू फिगर आउट कि आपका इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15-point प्रोग्राम। ठीक है, आप फंस सकते हैं तो इन दो स्टेटमेंट्स में आप फंसेंगे, बिकॉज सारी की सारी स्कीम्स या सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स नहीं याद करके जा सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपने रिस्क लेना है, ठीक है ना, वो आपने इन दोनों के बीच में रहना है। दिस इज व्हाट इज नोन एज कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, कि ये दो स्टेटमेंट्स आपके चले गए। ठीक है, तो अगर आपके ये नए वाले पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, अगेन सेम 1 स्टेटमेंट ओनली, ठीक है, 2 स्टेटमेंट ओनली, फंसोगे तो उसमें भी यही फंसोगे। ठीक है, 3 में तो आपने ऑटोमेटिकली चीज को काट दी, राइट। बट हाँ, और रिसर्च करने पे ये जो मेरे को पता लगा है कि जो 15-point प्रोग्राम है
ये प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, ठीक है, कि जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये आपका एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं विद गिविंग बाय प्रोवाइडिंग सम मनी, क्रेडिट और समथिंग लाइक दैट टू देम, ठीक है। और ये स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पे चीजें चलती हैं, ठीक है। सो द आंसर इज सी। ओके, तो वही देखो, आपने रिस्क लेना है। क्वेश्चन अगर पैटर्न चेंज हो गया, वन ओनली स्टेटमेंट, टू ओनली स्टेटमेंट, वही रहेगा। सॉरी, मतलब वन स्टेटमेंट ओनली, टू स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। तो चीज वही आपके घूम के पास वापस आ रही। पैटर्न कुछ मतलब सिर्फ क्वेश्चन का पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया, चीजें वही है। देखो अब 2011 में भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का ये क्वेश्चन था। और अगर हम इसको और देखेंगे तो चीज को कि 15 पॉइंट प्रोग्राम इज टू एनहांस द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड इंश्योर एन इक्विटेबल शेयर ऑफ minorities in economic activities and employment, ठीक है, through either existing schemes और new schemes। थोड़ा सा क्रेडिट सपोर्ट भी उनको मिलता है। और जो दो आर्टिकल्स आपके काम आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 30, ठीक है, जिसमें से कि डायरेक्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने की एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 331 में उन्होंने दो एंग्लो इंडियंस की सिर्फ बात की थी, ठीक है ना, और इस चीज के बारे में किसी की बात नहीं की है उनके लोकसभा के अंदर। कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप जानते हैं कि जैसे जब मैंने आपको ट्रेंड दिखाया था, ठीक है, तो 2011 के बाद सीधा उन्होंने 2017 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पिछले 5-4 मतलब उसके बीच के 5 साल में क्वेश्चन नहीं आए थे। तो नाउ वी आर जंपिंग टू 2017। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पैटर्न है 2017 वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आने शुरू यहाँ से हुए थे, ठीक है। तो हम उसके ऊपर चीज डिस्कस करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये दोनों मेंशन किया हुआ है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और माइंस, ठीक है। कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीजों के रिगार्डिंग मेंशन है कि लोगों की ट्रैफिकिंग, मतलब जैसे लोगों को किडनैप करके या तो उनको फोर्स लेबर में लगाया जाता है कि आप मेरे यहाँ पे काम करें, इनफैक्ट इंडायरेक्टली स्लेवरी प्रमोट होती है। या तो अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत जो कहते हैं कि एक दूसरे से नहीं करना, इसको छूना नहीं है। या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अगर राइट अगेंस्ट की माइनॉरिटीज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए उसकी प्रोटेक्शन है। और साथ में जो है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन माइंस और फैक्ट्रीज। प्लीज ज्ञानेश्वर जी, अब आपकी बारी थी। हाँ सर। ऑप्शन 1 and 4 सर, एक्चुअली सी। 1 and 4 you are going for C. Okay, why not 2 and 3 option? मतलब why not 2 or 3 statement? 2 is an untouchability, so article comes under 17. Right, ठीक है। और interest of minorities does not come under right of the exploitation के rights। हाँ, तो ये कौन से राइट में आता है ये? What is the article number? Which one sir? Minorities वाला? Protection of interest of minorities, हाँ जी। 27 I guess। अभी हमने बात की थी 29 और 30 का बताया था ना, एजुकेशनल वाला जो था, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज इन कल्चरल, जो उनके कल्चरल राइट्स एंड इंटरेस्ट हैं वो 29 में आपके रुकते हैं। तो इसलिए आंसर जो आपका आएगा वो सी आएगा, क्योंकि वहां पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, ठीक है। सॉरी, ये वाला ये गलत है, यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ, अंदर सही नहीं आता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 में ये वाली चीज आती है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये सही नहीं है, चाहे वो आपका प्रोस्टिट्यूशन की वजह से हो, स्लेवरी में हो, चाहे देवदासी। आई बिलीव देवदासीज का आप सारे लोग जानते होंगे कि इन साउथ और इन समटाइम्स इन डेक्कन ऑल्सो, इन मंदिरों में जो लेडीज होती हैं या जो लड़कियां होती हैं उनको वहां पे रखा जाता है कि एज अ सर्वेंट टू द गॉड, बट वहां के जो प्रीस्ट होते हैं देन दे टेक एडवांटेज ऑफ देम, सो दैट इज नॉट राइट। So they've also included this, तो एक kind of umbrella term है traffic in human being, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। अगेन अनटचेबिलिटी आउटराइटली गलत है, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, यहाँ पे आप थोड़े से फंस सकते थे, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में
तो 1 तो बट लेकिन यहाँ पे 2 और राइटली गलत था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसलिए आप यहाँ पे एकदम से आ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी आपका ये आंसर आता है कि इट्स ओनली राइट। ठीक है, यस प्रिया जी अब आप बताएंगी ये। मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। अब देखिए सिमिलर चीज, ये 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2011 का नहीं है। आपको याद है प्रियम्बल में भी जब हम देख रहे थे तो लॉ एंड लिबर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, काफी हद तक चीजें क्लियर थी। नेगेटिव और प्लस लिबर्टी मैं बाद में बताऊंगा, बट सेम तरीके के थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज के हिसाब से भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नाउ प्लीज आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। हेलो हाँ जी प्रिया जी। सर, इसका आंसर ए होगा। ए क्यों होगा? सर ए इसलिए होगा क्योंकि अगर हमें राइट्स दिए जाते हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य भी तो बनता है, यानी एक दूसरे के साथ ये चलेंगे तभी सही हो सकता है। ठीक है, केवल आप हम बाकी ऑप्शंस को आप सामने से कैसे हटाते हैं, क्यों गलत है बाकी? अगर हम बी को देखें, राइट्स आर पर्सनल एंड हैज इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, ये मेरी पर्सनल चीज है भाई, मुझे ये चीजें साफ चाहिए, सही चाहिए। सर ये तो बात हो गई कि बस मुझे राइट्स चाहिए और उससे मतलब मेरा कोई किसी के प्रति कर्तव्य नहीं बनता है। ओके, तो ये तो गलत होगी ना। अगर हमें राइट्स चाहिए तो हमें, घर में भी तो यही चीज होती है कि अगर हमें कोई अधिकार चाहिए तो हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। राइट, ठीक है, तो ये देखो, मतलब अगेन इट्स वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो द राइट्स आर कोरिलेटिव टू ड्यूटीज, ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। द रीजन है कि राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ साथ में आती हैं। अगर आपके पास किसी चीज का कोई अधिकार है तो दूसरे की कोई ड्यूटी भी बनती है। तो एक किस्म का जैसे लिबर्टी और लॉ में एक रिस्ट्रेंट आता है, ठीक है, वैसे ही राइट्स और ड्यूटीज में भी एक किस्म का रिस्ट्रेंट आपका आता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे साफ एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं गंदगी सिर्फ नहीं फैलाऊंगा, अगर आपने फैलाई तभी भी वो एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ योर ड्यूटी ऑल्सो कि दैट यू नीड टू कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल एंड आप अपने राइट्स और चीजों को एंजॉय कर सके। तो इसलिए आपकी जो ड्यूटीज हैं ये दोनों का साथ में कोरिलेशन बनता है। ठीक है, अगेन 2017 का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, बट थोड़ा अच्छे से सोचेंगे तो आपका इसमें से आंसर आ जाएगा। ठीक है, खैर इसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन है, मैं नहीं जाऊंगा, बट बेसिक चीज उन्होंने वही प्रोवाइड की है कि अगर आपके पास किसी चीज के राइट्स हैं तो ड्यूटीज आपके पास आएंगी। क्यों? क्योंकि वो कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है। और ये वाली जो सेम चीज है, ये आपकी जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जब अपना फंडामेंटल ड्यूटीज की वो बात कर रहे थे, और ये जो आई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, ये तब उन्होंने इसी चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास किसी चीज के राइट्स हैं तो हमारे पास कुछ हमारी ड्यूटीज भी एज अ सिटीजन बनती है, ताकि वो जो दूसरे के राइट्स हैं वो ब्रीच ना हो। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर किसी का राइट है कि भाई मैं अपना रिलीजन अपने तरीके से प्रोफेस करूं, अपने तरीके से प्रैक्टिस करूं, आप करें, बट रात को जागरण लगा के जब स्पीकर पे इतना तेज तेज बोल के जब रात का सोने का टाइम है, किसी का अगले दिन सुबह ऑफिस जाना है, तो उनका राइट टू स्लीप या राइट टू लाइफ, ये वाली चीजें खराब होती हैं। तो इसलिए आपके वहां पे एक रिस्ट्रेंट बन जाता है कि आपको इस चीज में अच्छा नहीं करना, और फिर बाद में गवर्नमेंट या जज इसमें बीच में आते हैं और फिर आपका कोई लॉ इस चीज को वैलिडेट करता है कि नहीं भाई ठीक है, ये चीज आर्टिकल 21 के या किसके अंडर आएगी, एंड देन दे ट्राई टू मैनेज इट प्रॉपरली। ठीक है ना? ओके, सो नाउ गुप्ता जी से हो गया था, अब हर्षदीप जी आपकी बारी। आई बिलीव यू आर आउटसाइड द लाइब्रेरी नाउ, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, मींस नेगेटिव टोन है क्वेश्चन की, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से कि ये इम्प्लीकेशन पूछ रहे हैं या इम्पैक्ट पूछ रहे हैं आपका इक्वालिटी का सोसाइटी में, ठीक है, उसके एब्सेंस से। ठीक है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ क्या? प्रिविलेजेस, कंपटीशन, रिस्ट्रेंट और आइडियोलॉजी।
कि ये दोनों चीजें आपकी साइड बाय साइड चलनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ क्या, अगर आपको इक्वालिटी प्रमोट करनी है, ठीक है, तो इसमें से आपके कौन सी चीज, ए की डी, कौन सा? ए सर, ए फॉर एप्पल। वाई ए सर बिकॉज दैट्स इंप्लीकेशन के अगर इक्वालिटी इन सोसाइटी होगी, अगर सर इक्वालिटी होगी तो सर कई जगह पे स्ट्रेट हो सकती है, आइडियोलॉजी हो सकती है, कंपटीशन हो सकती है, बट एब्सेंस सर प्रिविलेजेस की होगी, किसी को खास फेवर नहीं मिलेगा, सब इक्वल होंगे। तो मतलब हाँ, फेवर मतलब एज अ सेंस आपके पास जो भी को प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, वो चीजें नहीं होंगी, राइट। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का कोई एग्जांपल इसमें देना चाहेंगे कि ये वाली चीज प्रूवन हुई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, या ये वाली चीज हमारी दी हुई है, कोई एक एग्जांपल फंडामेंटल राइट से, कोई भी एक आर्टिकल हो जो आपको याद आ रहा हो। सर मैं फंडामेंटल राइट्स से आपको याद है आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 15 सर। 15 तो आपका ये है ना कि एवरीबडी कैन अपना ये क्या कहते हैं, किसी को सर डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, मतलब पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन आपकी नहीं होगी ना, कहीं भी आपको पब्लिक एरिया में कहीं भी जाने दिया जा सकता है। तो ये सर वो मतलब मंदिर में सर वो मतलब नहीं, बट वहां पे उनके अपने राइट्स आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे गर्भगृह में ये नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। खैर पीछे भी इश्यूज हुए थे काफी ज्यादा, बट अपने चलते हैं। हाँ, जैसे वो बिल्कुल सबरीमाला का भी था कि लेडीज जो अपने क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में है वो वहाँ पे नहीं जाएंगी, ठीक है। बट मैं आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि विच आर्टिकल ऑलमोस्ट एक जो प्रॉपर इस चीज को देता है कि लोगों के प्रिविलेजेस हटाता है। मेनली प्रिविलेजेस आपको कैसे पता लगते हैं किसी से? रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, आपने आर्टिकल मुझे इसका एसेंस ना वैसे तो प्रीएम्बल में मिल जाता है, जैसे सोशलिज्म में ना, मतलब सोशलिज्म में हम यही तो चीज चाहते हैं, इक्वालिटी में सोसाइटी में, और उसमें मतलब सभी एक जैसे ही हो, तो वो चीज मुझे एसेंस याद आ रही है, बट वो फंडामेंटल राइट में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। हाँ, फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 18, जैसे कईयों को प्रिविलेज होता है, भाई ये नवाब साहब हैं, ये आपके यहाँ के राजा है, ठीक है, तो उनको एक किस्म की ऑटोमेटिकली प्रिविलेज मिलनी शुरू हो जाती है। तो आर्टिकल 18 जो है वो इक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ावा देता है और जो उनकी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, उनको कम करता है। आर्टिकल 14, 15, 16 ये सारी की आपके इक्वालिटी में करते हैं। इवन इनफैक्ट जो आपका आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, वो भी आपकी इक्वालिटी प्रमोट करता है, ठीक है। बट प्रिविलेजेस जो है वो कौन उठाता है? आपके नाम के आगे जो लगता है, ठीक है, नहीं यार ये तो बंदा नवाब है, इससे ऐसे झूठे बात मतलब वाली चीजें हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो विद दिस एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जब उन्होंने आर्टिकल 18 लेके आए थे, तो ये चीज ज्यादा आपकी इम्पैक्टफुल पड़ती है, ठीक है ना। सो अभी आपने 2 से 3 क्वेश्चन हमने जो भी देखे हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इस चीज पे बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमेशा कुछ ना कुछ किसी आर्टिकल में अगर आपको अपना राइट्स एंजॉय करना है, तो उसके साथ आपके साथ में एक अकाउंटेबिलिटी और एक ड्यूटी भी आपकी आएगी और आपकी प्रिविलेजेस भी जाएंगी, ताकि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको बाकी सबको भी उसी चीज का एहसास हो। तो फंडामेंटल राइट में ये सबसे ज्यादा उसका मेन एसेंस है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो पूरे आर्टिकल्स बनाए हैं 12 से लेके 35 तक की चीजें उन्होंने इंक्लूड की हैं, ठीक है। तो आपकी इसमें ये चीजें रहती हैं। जैसे इसमें कुछ कंसेप्ट्स है, द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, जो मैंने सर्च करके डाले थे, लाइक इट डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई इक्वालिटी इन सोसाइटी एज रिस्ट्रेनिंग द एक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड curtailing the liberty of the individual। इसका जरूरी ये मतलब नहीं है। और कंपटीशन का ये कैसे कहते हैं, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इन सोसाइटी, उससे क्या होगा कि मोनोपोली आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। और दूसरा, आइडियोलॉजी डज नॉट इम्प्लाई इक्वालिटी इन द सोसाइटी, कि भाई मेरी आइडियोलॉजी या मेरे बिलीव्स या मेरी चीजें सबसे अच्छी हैं, आप जो सोच रहे हो वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज आपकी काम आती है, बट इसमें सबसे ज्यादा जो प्राइम फैक्टर जो जाता है वो इसका प्रिविलेजेस के ऊपर फोकस होता है, राइट। तो नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अमन जी अब आप बताइए, आई गेस दिस क्वेश्चन इट्स इजी फॉर यू। तो ये पॉलिटिकल, अगेन ये राइट्स इशू है, पॉलिटिकल में आया था, तो आई एम स्टार्टिंग इट, ठीक है। Which one of the following statements is correct? Rights are claims of state against the citizens.
ठीक है. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. Rights are claims of a citizen against the state, and rights are privileges of a few citizens against the many. इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, कि हमारे जो राइट्स हैं, ठीक है, वो सिटीजन स्टेट के अगेंस्ट है. ये हमारी जो प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ गिनी चुने लोगों के लिए ही, मतलब वो सिर्फ उनके अगेंस्ट आती हैं, जहाँ वो लोग चीजें उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते. सर मेरे को सी इसलिए लग रहा है सर, क्योंकि काफी सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिवली टोन्ड है. मतलब जैसे कि स्टेट शैल प्रोवाइड या फिर स्टेट शैल नॉट रीच, है ना. तो सर ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट मांग रहे हैं. मतलब जैसे कि मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है. तो उस टोन में मेरे को सर सी लग रहा है इसका. मतलब मैं बी और सी में कंफ्यूज हूँ. मतलब बी और सी में आप कंफ्यूज हैं. अच्छा, बी में आपको क्या लग रहा है? राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट. राइट प्रिविलेजेस हैं. हाँ प्रिविलेज है, तो इसको नहीं रखना चाहिए. नहीं, राइट्स प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट. कि भाई जबरदस्ती इनको चीज को इंक्लूड किया, बट क्या इसका कोई नेगेटिव कॉनोटेशन, या अगर मान लो प्रिविलेजेस हैं तो फिर भाई ये तो मेरा भी राइट है कि मैं कल को आप लोगों के सेशन ना लूं, मुझे कुछ और काम है, या आपका भी राइट है कि आप यहाँ पे ना है, या आपका भी राइट है कि आप एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है आप उनको बोले कि नहीं भाई मैंने मेरी रात को 10 बजे मैं पढ़ता हूँ, मेरा स्केड्यूल ऐसा है. तो आप ये चीजें उनको लेके आए. ठीक है, आई नो इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल्स एंड रफ एग्जांपल्स, बट आई गेस यू गेट द पॉइंट, राइट. तो ये चीजें मेरे को इसलिए अप्रोप्रिएट ना इसीलिए सी लग रहा था कि मतलब यहाँ सिटीजन मतलब जो है क्लेम कर रहे हैं अपने राइट स्टेट के प्रति. मतलब जैसे नेगेटिवली टोन जैसे पहले लिखे रहता है, तो मतलब उसके साथ बेस्ट सूट करता है सी. राइट. तो देखो डी तो ऑब्वियसली आपका मना है कि राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स. अगर ये वाली चीज आ गई तो जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, तो ये तो फिर इक्वालिटी तो होगी नहीं. ठीक है, हमको तो प्रिविलेजेस हटानी है. तो अगर कुछ लोगों को मिलना शुरू होगी फिर दिक्कत की बात है. ठीक है, एंड सेम राइट्स आर प्रिविलेजेस, ये इसके कंटेक्स्ट में भी चले जाता है. अब बात आती है ए और सी में कि राइट्स आर क्लेम ऑफ अ सिटीजन अगेंस्ट द राइट्स आर क्लेम ऑफ अ स्टेट के क्लेम. ऐसा तो है नहीं, स्टेट का कौन सा राइट्स, ये वाली चीजें हैं. तो वो तो उसको हम इलेक्ट करके लेके आते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ करे दोबारा, राइट. तो यहाँ पे इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी खराब हो जाता है. तो इसके कारण अगर हम रिवर्स चले, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है तो यह कि राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट. कि भाई हमको आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है, या हम अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हम पब्लिकली कहीं भी घूमे, आपको नहीं दिक्कत देनी. इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके पार्ट 3 में रखा गया डीपीएसपी के पहले. ठीक है, ताकि आपको एज अ सिटीजन अपने राइट समझ आए. पहले तो हमारा एक ज्योग्राफिकल एरिया डिफाइन किया पार्ट 1 में. ठीक है, फिर उस ज्योग्राफिकल एरिया में कौन कौन रहेगा और उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कौन होगा, वो हमारा सिटीजनशिप में हमारी ये चीजें इन्फॉर्म की गई हैं. और उसके बाद फाइनली हमारा चीज शुरू होती है पार्ट 3 में कि भाई हम प्राइम में, बिकॉज आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका जो प्रियम्बल भी है, वो भी हम यही कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने लोग जो हैं आपस में मिलके अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं और अपने आप को ये चीजें दे रहे हैं कि हाँ कुछ चीजों से हमको फायदा होगा और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें हमको छोड़नी पड़ेंगी. और ये जो स्टेट है ये इस चीज में काम करता है. ठीक है ना. तो देखो वही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपके उसी तरीके से 2017 में 2-3 बार ये चीजें पूछे गए. सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आए थे 2017 में आए थे. खैर, अब ये एक आपका स्टेटमेंट है. अब ये नीलेश जी आप बताएंगे. काफी मुझे तो इजी लग रहा है, बिलीव आई गेस आपको भी इजी लगेगा. ये क्वेश्चन जो है ये 2018 में आया था. ठीक है, बट ये दोबारा पूछा गया है 2019 में. और ये आपको मैं दिखा देता हूं कहां पूछा गया था, जब ये हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे 9th शेड्यूल में. इतना सिंपल क्वेश्चन जो ये था 9th शेड्यूल वाला, ये दोबारा रिपीट हुआ. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि क्वेश्चन समटाइम रिपीट बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो नाउ नीलेश आई एम स्टार्टिंग द टाइम, प्लीज बताइएगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हेलो. हाँ जी बोलिए. सर जो पहला स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही है कि इसको रख सकता है.
उसी में आईआर कोलो केस आया कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जो होगा वो वैलिड होगा, उससे पहले वाला वैलिड होगा, उसके लिए बाद में जो आएगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन माने अमेंड, उस पर क्या जुडिशियल रिव्यू लगेगा। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कि वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड, ये तो मतलब पूरा ही एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, क्योंकि कोलो केस के बाद जो आया था। तो ये कौन सा लेवल हो गया आपका? बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया कि अगर आपको केशवानंद भारती केस पता है, जहाँ आपका ये जो 9th शेड्यूल वाला पता है, सिंपल जो आपके लक्ष्मीकांत में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो अगेन 2018 में भी ये चीज सिंपल पूछी गई और 2019 में भी ये वाली चीज वेरी सिंपल तरीके से पूछी गई थी, सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। वही सेम चीज है, दोबारा सेम पूछा गया, तो आंसर इसका हमने बनी है। तो ज्यादा इसके डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि सेम चीज हम ये पहले भी लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन में, कि जो 9th शेड्यूल था वो किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर आया था, ठीक है। और आपने बिल्कुल दोनों चीजें सही बोली हैं कि केशवानंद भारती केस और आपका जो कोहिलो केस था उसके अंदर ये चीज हमारी, उसके अंदर ही उन्होंने जुडिशियल रिव्यू की जो बात की थी वो आया था, और बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगेन पुराना जो कल बताया था कि ये क्यों लाया गया था, रिजर्वेशन इन जॉब्स तमिलनाडु, अमन जी ने वाली बात बताई थी, और उसके बाद इनका जो एग्रीगेशन रिफॉर्म था जो कल शाह गुफ्ता जी ने बताई थी, तो ये वाली चीजें इसमें आएंगी, तो इस पर ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगेन पराग जी, अभी आपकी बारी कि क्वेश्चन नंबर 7 वी विल बी डीलिंग विद, राइट, एंड या योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ। Okay, which of the followings are regarded as the main features of the rule of law? Limitation of power, equality before law, people's responsibilities to the government, and liabilities and your civil rights. ठीक है, तो सर इसका सी लग रहा है सर, सी ऑप्शन 1, 2 एंड 4। अच्छा, कारण तो बताइए सर। थर्ड स्टेटमेंट सर जो है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो ये सर यस सर, मतलब रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर नहीं है सर ये। हाँ, रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर ये है कि भाई लॉ के हिसाब से ही आपको सारी की सारी चीजें आगे बढ़ानी है, ठीक है। आप आर्बिट्ररीली भी अपनी कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी लोग हैं वो टैक्स, जो भी लोगों पे टैक्सेस लगेंगे वो भी आप जानते हैं कि उसके लॉ के हिसाब से लगेंगे, और सारे लोग लॉ की नजर में बराबर हैं, ठीक है। और आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो भी आपके चलेंगे। तो ये अगेन क्वेश्चन वेरी सिंपल था, तो इसमें 3 डायरेक्ट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगेन देखो 2018 में भी इस लेवल का सवाल थोड़ा नहीं ज्यादा डीपर से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी क्लास 11 में था, राइट्स इश्यूज के अंदर आता है। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। अगर आपको रूल ऑफ लॉ के बारे में पता है तो ये भी चीज मेंशन, और ये चीजें डायरेक्ट एनसीईआरटी में थी। तो अब देखिए एनसीईआरटी का कितना रोल 2017-18 से आगे जाके ये चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। अगेन जो हमारा एवी डाइसी के तीन प्रिंसिपल्स थे वो वाली चीजें यहाँ पे इन्होंने लाई हैं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये 3 उनके जो रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल्स हैं। एंड फाइनली जो थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है, दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल / अकाउंटेबल टू द पीपल एंड नॉट वाइस वर्सा, क्योंकि हम उनको इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग यू दिस पावर। खैर अगेन ये आर्टिकल 14 ये सारे जानते हैं, मैं बेसिक्स में इतना नहीं जाऊंगा। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो ये वाली चीज आपकी आती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी है, अगर किसी ने नोट करना है, सारे लोग काफी जानते होंगे, बट फिर भी ये सिर्फ आर्टिकल 14 के अंदर नहीं दिया हुआ, ये 15 to 18 में भी जाता है, और ये आर्टिकल 38, 39 डीपीएसपी का जो है ये उसमें भी फॉलो होता है, ठीक है। 41 एंड 46, राइट। तो ये चीजें अगर आपने नोट करनी तो ये सिर्फ छोटा सा आप एक बार नोट कर लीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी अगर कल को पूछा जाए तो वो किस किस पार्ट्स में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस आर्टिकल्स में दी हुई है, और ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आए हैं, आप देखेंगे, राइट। तो 14, 15 to 18 आप जानते हैं क्योंकि उसी का पार्ट है। और टीपीएसपी में 38, 39 जो हमने कल डिस्कस किया था कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। अगेन ये लिबर्टी वाली जो चीज है ये हमने कल भी देखी थी, ठीक है। 2017 में आया है, 18 में ये प्रियम्बल वाले में क्वेश्चन में भी था, और ये फिर चीज 19 में पूछी गई है, ठीक है, लिबर्टी वाले के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये राइट टू प्राइवेसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब कौन बचा है अभी तक
किसने जवाब नहीं दिया? आई गेस चलो दोबारा शुरू करते हैं। शाह गुफ्ता जी, नाउ इट्स योर टर्न। Okay. Question number 8. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life. हेलो हाँ जी हरदीप जी। सर पिछला क्वेश्चन एक बार फिर तो सर मतलब रिपीट करा दियो, उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं समझ नहीं आई। ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी देखो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, ठीक है, कि भाई लॉ के हिसाब से जो भी लॉ बना हुआ है, चाहे वो आपका जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके हिसाब से, या आप उसके अलावा कोई भी एक्ट लेके आए हो जो उसको चेंज करता है, उसी के हिसाब से सारी की सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये एक किस्म की जो स्टेट की पावर है ये उसको लिमिट करता है, ठीक है। सो दैट इज वाई आपका ये लिमिटेशन ऑफ पावर, पहली बात सही है। दूसरा कि ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ प्रमोट करता है, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी की लॉ की नजर में, ठीक है, कोई भी आपका मेन वुमेन, जैसे आपका जो कास्टिज्म और जो जेंडर के बेसिस में जो आपकी जो कि डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो। तो इसलिए पॉलिटिकल कोर्ट की, जो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, पॉलिटिकल की नजर में मेन, वुमेन, ओल्डरली, बच्चे, आप कह सकते हैं कि या तो हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप, डिफरेंट ट्रांसजेंडर्स, और आपके जो भी बाकी ड्रग एडिक्ट जो भी लोग आते हैं, वो ये सारे के सारे पॉलिटिक्स की नजर में इक्वल है। तो कल को अगर उनके सामने कोई भी हार्म होता है, ठीक है, तो वो एज अ कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और अपना आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग ये अपना बात कर सकते हैं कि मेरा ये जो एजुकेशन का राइट है ये चीज में से छीनी जा रही है, ठीक है, तो मेरे को उसके बारे में लड़ना है। या फिर और कोई भी इशू आगे कि मुझे रहने का इशू है, मुझे यहाँ नहीं मूव करने दे रहे, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप किसी के घर जाके नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं आपके घर जाके बैठ सकता हूँ। वो होती है प्राइवेट स्पेस। ये है पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस की जो भी डीडीए के पार्क, जैसे आपके कोई भी गवर्नमेंट के पार्क्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्क्स हैं, आपको कोई भी वहां पे जाके रोक नहीं सकता। हाँ, बट अगर वो पार्क के बीच में अगर कभी कोई मेला लगा है, कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आपको जो एंट्री है वो फीस देनी पड़ेगी, वो अलग चीज है। और वैसे ही आपके जो पार्किंग वगैरह वो जो चीजें अलग चल जाती है कि हाँ, अगर वो 1 से 10 रुपए का चार्ज ले रहे हैं घंटे का, तो आपसे वो 20 रुपए नहीं ले सकते ये घंटे का। उनको भी एक लॉ के हिसाब से प्रॉपर चीजें चलनी पड़ेंगी। आगे लिमिटेशन ऑफ पावर और इक्वालिटी। दूसरा आता है लिबर्टी और सिविल राइट्स, ठीक है। डेफिनेटली लिबर्टी मतलब आप अपना जो आपका आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, कि आप अपने आप को किसी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये चीजें आपकी लिबर्टी और आपके सिविल राइट्स भी प्रमोट करती है। सिविल राइट्स जैसे आपके कल्चरल और आपके रिलीजियस चीजें हो गई हैं, ठीक है, वो आपकी सिविल राइट्स में आ जाती हैं कि आप अपने हिसाब से चीजों को चलाइए, मेंटेन कीजिए अपने घर के हिसाब से, जैसे भी आपको रहना है अपने घर में, अपना रिलीजन जैसे प्रोफेस करना है आप करिए। तो इसलिए ये जो 3 पार्ट्स हैं ये सही है। थर्ड इसलिए गलत है कि लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट पे, ठीक है ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी तो जैसे आजकल जो मीडिया में चल रहा है, तो क्यों मुद्दे उठते हैं कि भाई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम उनको पावर में लाए हैं, उनकी ड्यूटी है ये करना, डीपीएसपी और बाकी चीजों के हिसाब से ये उनकी ड्यूटी है कि उनको एम्प्लॉयमेंट, हमारी लिविंग कंडीशंस, ठीक है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ये चीजें उनको लेके आनी चाहिए, ताकि हमारा एक जो आप कह सकते हैं कि जो लिबर्टी है कि अपने आप को पूरा फुलफिल करना है, जब आप अपना अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, अपनी अच्छी से जॉब लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बढ़िया करना चाहते हैं, तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हाँ, गवर्नमेंट की लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, अगर आप एक नॉर्मल जेनरिक सेंस में बात करें, कि वो अच्छी गवर्नमेंट लेके आए, ठीक है, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, तो वो ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी में ये वाली चीज आपकी आ जाती है। ये रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन में जो लिखा है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, कि एक अगर लॉ बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें बनती हैं, बट लॉ के हिसाब से लोगों की कोई गारंटी नहीं। अगर मान लो कल को आपका वोट नहीं देना, आपको कोई रोक नहीं है, आप पे कोई आके घर पे फोर्स नहीं कर सकता कि पुलिस वाले आपको उठा के ले नहीं यार जाके वोट करके आओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो लॉ के नजर में ये सारे लोग बराबर हैं, और ये क्वेश्चन इसी के हिसाब से फिट होता है। कुछ रह तो नहीं गया सर? ठीक है, हाँ जी नीलेश जी। सर अगर वही तीसरा स्टेटमेंट में अगर रहता कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपुल, तो भी तो वो रूल ऑफ लॉ में नहीं ना आता।
वो तो हमारे पार्लियामेंट्री मतलब डेमोक्रेसी का फीचर हो जाता है ना। नहीं, हेलो इसमें पार्लियामेंट्री, हाँ जी, पार्लियामेंट्री का फीचर तो नहीं। आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी पीपल, देखो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हमने गवर्नमेंट को, वी द पीपल ऑफ इंडिया वी आर प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने पावर किसको दी है? गवर्नमेंट को, कि हमारे लिए वो एक अच्छा काम करके आए, ठीक है, हमारे लिए वो बाकी सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करे, ठीक है। तो वो ये चीजें आपके रूल ऑफ लॉ के मेरे हिसाब से तो अंडर आएंगी। बट हाँ, अगर आप उसके अगर आर्टिकल्स में देखें, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, तो ये डायरेक्टली कहीं ये चीज मेंशन नहीं है। बट आप देखेंगे जैसे टू अबॉलिश दी अनटचेबिलिटी, ठीक है, बट वो भी मतलब ये चीज इक्वालिटी के अंदर आती है, ये चीज लॉ ऑफ, तो आर्टिकल 14 में ये चीज रहेगी। यहाँ पे लिखा भी था कि ये 15 to 18, ये उसके बीच में भी ये चीजें आती हैं। मुझे लगता है कि ये आंसर उसमें रहेगा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपल की ओर, कि वो प्रॉपर टैक्सेशन लें, उनके आप चीजों को बराबर लें, पॉलिटिकली इक्वालिटी करें, बराबर करें। तो मुझे लगता है कि ये रूल ऑफ लॉ के अंदर आनी चाहिए। बाकी पर आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी सर, यहाँ पे सर इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा ही नहीं है सर, तो सर हम रूल ऑफ लॉ के वो जो एविडाइसी वाले 3 पॉइंट्स हैं उन पे नहीं सोचेंगे सर? सोचेंगे तो उसी पे ना, सोचेंगे तो आपकी बात सही है। तभी तो मैंने ये वाली चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन की, वैल्यू एडिशन में ये जो चीज है, ठीक है, हमने मेनली आर्टिकल 14 ही देखना है। बट यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी की मैं बात कर रहा था कि अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी में देखें, बट रूल ऑफ लॉ में ये वाली जो चीज है डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है कहीं, ठीक है, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा टैक्सेशन और बाकी चीजें नहीं ले सकती है। तो अगर हम इस चीज को कंसिडर करें, जैसे ये तो सिर्फ 3 इसकी है कि आर्बिट्री पावर होगी, मतलब नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री, बट ये कौन एक्सरसाइज करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी एक्सरसाइज, की भाई वो जबरदस्ती लोगों को बंद कर रही है। तो ये एक इम्प्लिसिट काइंड ऑफ एन आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ये एक किस्म का सब्जेक्टिव मैटर है। बट हाँ, वही मैंने कहा कि मेरे हिसाब से ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, हमने एविडाइसी के ही हिसाब से चलना है, ठीक है। तो उसमें ये 3 चीजें उन्होंने दी हुई। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी की बात हो रही थी कि आर्टिकल 14 से लेके 15 से 18 और ये वाली चीजें कि ये इक्वालिटी प्रमोट करता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का, जैसे आप बताया कि वही वाली चीज है, बट लॉ को भी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट तरीके से अगर देखें तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों के ऊपर, और उसी चीज से डीपीएसपी का भी ये चीज आती है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू गो इन अ लॉन्ग शॉट, तो हाँ ये चीज सही है। मतलब उल्टा जो इन्होंने नीलेश ने पूछा, वो उल्टा इन अ लॉन्ग शॉट वो चीज सही रहेगी, ठीक है। बट अगेन इट इज रियली सब्जेक्टिव, ठीक है। बट अगर प्योर अगर हम जैसे कहते हैं कि उस पर चलें कि भाई क्या चीजें मेंशन की हैं किसके हिसाब से, तो वो एविडाइसी का ही हमको ये वाली 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी कि टैक्सेशन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बट वो भी कौन लगाएगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीजें बराबर देखें। अगेन वो चीजें इम्प्लिसिट हो जाती हैं। हाँ जी बोलिए सर। अगर मोनार्की में अगर सर रूल ऑफ लॉ हो, मोनार्की में रूल ऑफ लॉ जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम में कह रहे हैं आप? यस सर। तो मतलब सर वो रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही नहीं सर पीपल के लिए, पर फिर भी रूल ऑफ लॉ जो वो लॉ बनाएगा उनमें तो ये 3 प्रिंसिपल ही होंगे सर। तो वहां पे अगर नहीं, तो अगर उसने लॉ बना दिया, तो जैसे मैग्ना कार्टा आया था, मैग्ना कार्टा में भी तो यही था ना, ठीक है, कि वो लोगों की वो जो किंग की जो पावर है उसको लिमिट कर रहा है, और वो रिस्पॉन्सिबल इनडायरेक्टली बना रहा है कि भाई आप इससे ज्यादा पावर एक्सेस नहीं कर सकते। भाई तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज सब्जेक्टिव है। अगर आप इसको उल्टा करेंगे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, तो वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि किंग तो अकेला रूल नहीं करता, उसने पार्लियामेंट बनाई हुई है, उसके अंदर आपके वोटिंग होती है और बाकी चीजें होती है जिसकी वजह से वो रहता है। हमारा तो अगर आप बोलो किंग के हिसाब से, तो हमारा तो रिपब्लिक है, हम तो खुद उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उनको। यस सर, ठीक है सर। नहीं ठीक है ना। नहीं ये देखो, अभी हम हेल्दी डिस्कोर्स कर रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं आप अपने सामने लाइए ताकि एक हेल्दी डिस्कोर्स हो, ठीक है। मेरे को भी आपसे फायदा हो, आपको भी मेरे से फायदा हो, हम चीजें और डीपर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग से चले, तो उस सेंस में हम देख रहे हैं। मैं सर मतलब मेरे को सर इसमें डाउट था कि सर एक तरफ हम लिमिटेशन कह रहे हैं सर पावर्स पे, और दूसरी तरफ हम सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सर जहाँ पे मतलब आर्बिट्री एक्शन होगा उस पर लिमिटेशन लगा रहे हैं, तो सर रिस्पॉन्सिबल कैसे हो रहा है सर?
चलो ठीक है, ये कोई नहीं, इस पे भी सोच लेते हैं। जो मैंने लिबर्टी वाली चीज डिस्कस करनी है उसके साथ साथ में ये जो क्वेश्चन पूछा है नीलेश ने और जो आपने पूछा है, इस चीज को भी मैं अभी और रिसर्च करके इसको देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गुड, आई फिगर इट आउट समथिंग कि भाई अगर ये जो रूल ऑफ लॉ के अंदर कहीं भी ऐसा दिया हुआ है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल की तरफ होती है, बट अगर वही मैंने कहा इम्प्लिसिटली अगर देखें तो है, बट एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन ये चीजें कहीं नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इम्प्लिसिट कोई पूछे कि हाँ ये इसका फीचर हो सकता है, एक्सप्लिसिटली तो नहीं है, बट अगर इम्प्लिसिट है तो डेफिनेटली कौन करेगा ये। किसकी पावर लिमिट हो रही है? गवर्नमेंट की हो रही है। गवर्नमेंट की किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है? हमारी तरफ बन रही है। किसके राइट्स एंजॉय होने चाहिए? हमारे राइट्स एंजॉय होने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल के सेंस में कौन इक्वालिटी लेके आएगा? गवर्नमेंट लेके आएगी, ताकि कल कोई वाले एक्शन ना हो, राइट। आप और मैं तो लेके नहीं आ सकते, आप और मैं वोट देंगे ताकि गवर्नमेंट वो चीज लेके आए। तो इम्प्लिसिट तरीके से वो हाँ है, बट हाँ एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। बट स्टिल आई ट्राई टू फाइंड कि हम ये वाली चीज को एक बारी में ढूंढ लो और फिर हम कल जब परसों इस चीज को डिस्कस कर लें, ठीक है। अगेन ज्यादा टाइम लग जाएगा तो हम अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये जो बात है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी है, वही मैं कहने वाला, नोट कर लो कि ये वाला चीज पूछी जा सकती है, क्योंकि इस बारी काफी इश्यूज जो एडिटोरियल्स हैं वो इसमें आए थे। ये वाले क्वेश्चन में आ गए, शाह गुफ्ता जी शायद कर रही थी इसको, am I right or wrong? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू, स्टार्टिंग। सी आर्टिकल 21। ओके, क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ उसी में दिया हुआ है ना। करेक्ट, बट आप वो भी देखिए ना कि इसमें राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो ये चीज डायरेक्ट है। और देखिए तो क्वेश्चन सिंपल, ये तो डायरेक्ट ही है, कोई चक्कर नहीं, करेक्ट, ठीक है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, मेरा ध्यान दिया। अच्छा, राइट, ये लिबर्टी वाली चीज आप जानते हैं, हमने कल भी डिस्कस की थी, ये वाली चीज भी है इसमें। प्रेम्बल में देखो 3-4 बारी पूछी गई भाई लिबर्टी, लगातार 17, 18 और 19, 17 में एक बार, 18 में 2 बार, 19 में 1 बार। तो ये लिबर्टी वाली चीज उन्होंने छोड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि ये क्वेश्चंस को, या टॉपिक्स को, राइट्स इश्यूज को ये बार बार पूछ सकते हैं, और ये लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीजें आपके राइट इश्यूज में ही आती हैं। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल, ठीक है। यस, तो अगेन ये तो फंडामेंटल राइट्स के थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो करेक्ट। ये शाह गुफ्ता जी, ये इसमें भी आप ही करेंगी, थोड़ा सा वो इजी क्वेश्चन था तो 21। अच्छा चलो, नहीं चलो, हाँ ये इसमें कौन सा एक्ट था, कौन सा रीजन था, कुछ तो बताओ यार। यहाँ तो रीजन जस्टिस केस पुट्टस्वामी के द्वारा, मतलब उनका केस था ये। और सर ये मतलब प्रिजर्वेशन है कि पर्सनल चॉइस उसमें मतलब हार्म ना हो। तो ये था आपका हल्दिया मैरिज केस से ये वाली चीज शुरुआत हुई थी 2018 में, ठीक है, कि दैट दे वांट टू मैरी द पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है। तो ये आप एक बारी अपना लिख सकती हैं कि दिस इज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी टू फुलफिल देयर मैरिज, कि भाई दे हैव द राइट टू मैरिज ऑफ द ओन पर्सन, ठीक है। तो ये केस हुआ था 2018 में, उसके जजमेंट के हिसाब से उन्होंने वो चीज लाई थी, मैंने क्या सामने लिख दिया था स्टेप, ठीक है। नाउ ज्ञानेश्वर जी, यस, नाउ विल फोकस ऑन यू कि which one of the following categories of the fundamental rights, start from you. Are you there? Yeah. Yes, sir. Yeah. So, which one of the following categories of fundamental rights incorporate protection against the untouchabilities as form of discrimination? Again, बहुत easy है, बताइए। Untouchability will come under अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल है? 17। हाँ, तो ये किसके अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का क्या आर्टिकल है? 42। राइट। एक्सप्लॉयटेशन का भी हमने देखा, फ्रीडम का देखा, ठीक है। फ्रीडम का आपका आता है 19 से लेके 21, 22। आपका इक्वालिटी में 14 to 18, तो आर्टिकल 17 किसके अंदर आ गया? इक्वालिटी का, राइट। इक्वालिटी में, ठीक है।
आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन अमन जी, ये आपकी बारी। यस, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, लगता है आपके यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़िया फेस्टिवल चल रहा है कुछ। नौमी का सर वो विसर्जन हो रहा है, लाइब्रेरी के सामने ही हो रहा है। अच्छा, अदर देन, एक सेकंड मेरे को टाइमर दोबारा शुरू करने दीजिए। हाँ, स्टार्टेड। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? Sir, second, number 2 only. Directive principle to state नहीं. Other than fundamental rights, ठीक है, which of the following parts of the Constitution, मतलब और कौन से Constitution के पार्ट में, ठीक है, हमारे जो Universal Declaration of Human Rights के जो principles हैं वो शो होते हैं? क्या प्रियम्बल में वो चीज शो हो रही है, क्या डीपीएसपी में वो चीज शो हो रही है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में वो चीज शो हो रही है, ये आपने देखना है। हेलो, हाँ जी शागुफ, हाँ जी प्रिया जी। सर इसका आंसर डी होगा। एक सेकेंड आप रुकिए, पहले बारी अमन से बात हो रही थी, इसके बाद मैं आप पे भी आ रहा हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन अमन का था, इसके बाद आप बताएंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपसे पूछूंगा इसके रीजंस में। हाँ सर, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, डायरेक्ट प्रियम्बल में भी है, 1-3 तो हो गया। प्रियम्बल में कहाँ पे है? सोशल जस्टिस और एक मिनट तो मेरे को याद करने दीजिए, मैं भूल रहा हूँ। नहीं, ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या क्या आता है पहले तो ये सोचो ना। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो आउट ऑफ द ब्लू, ये वही वाली चीज है, ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना सामने से लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। ठीक है ना, तो आप ये सोचो कि नॉर्मल ह्यूमन राइट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कौन सी 2-3 चीजें आएंगी, पहले वो सोचो। सर, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, मतलब जो नेचुरल राइट्स है। ठीक है, तो हमारा एक तो चलो लिबर्टी ले लेते हैं, और लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया। हाँ, और सोचो। जो फ्रेंच में जितने भी थे वो ठीक है, तो चलो अगर आपको 2 ही याद आ रहे हैं, चलो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के हिसाब से चलते हैं। तो क्या आपको लगता है लिबर्टी और इक्वालिटी प्रियम्बल में मेंशन है? हाँ जी है। ठीक है, डीपीएसपी में मेंशन है? डीपीएसपी में सर मेरे को सही में ये जस्टिस, अच्छा इकोनॉमी, जब वो सोशल पॉलिटिकल और वो जो बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी की, ये वाला वर्ड आता है इसमें? हाँ आता है। डीपीएसपी में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ सर। और फंडामेंटल ड्यूटीज में? सर प्रमोटिंग पीस, और मतलब वो एक है ना सर इसमें, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अपना, जैसे क्या साइंटिफिक और कुछ जो था। मैं एकदम फ्रीज हो गया, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा। हाँ यार, यही तो करना है ना, कि जब क्वेश्चन ऐसे टेढ़े आए, ठीक है, तब आपको इन चीजों के ऊपर कैसे सोचना है। 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देखो 2020 का क्वेश्चन है ये, तो अगर ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, देखो अब हम रट के तो बैठेंगे नहीं, चीजें मुश्किल हैं, ठीक है, इतना सिलेबस वैसे ही याद नहीं होता, तो अब नॉर्मल सोचो ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं। 2 हमने थोड़े फिगर आउट कर लिए कि लिबर्टी और इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है तो प्रियम्बल को याद कर लो, बट उसमें भी अगर हम सोशल पॉलिटिकल में याद करते हैं तो आपने चलो प्रियम्बल वाला आ गया, डीपीएसपी आ गया, तो और किस में आ सकता है? ज्ञानेश्वर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हेलो ज्ञानेश्वर जी। प्रियम्बल में आता है नेचुरल जस्टिस, राइट, फंडामेंटल नेचुरल और सिविल राइट्स आता है। किसमें? डीपीएसपी में। ठीक है, और ड्यूटीज में? ड्यूटी एज अ सिटीजन, ड्यूटीज तो हो जाती, बट आई डोंट नो। ठीक है, प्रिया जी अब आप बताइए। सॉरी, हाँ जी आप कह रही थी। हेलो, हाँ जी प्रिया जी। जी सर, ये तो डीपीएसपी में है, मतलब जस्टिस की बात की गई है उसमें, और कुछ राइट्स की भी बात की गई है।
ठीक है। और प्रेम्बल में भी ये चीज है क्योंकि वहाँ लिबर्टी की बात आती है। ठीक है। और ड्यूटीज में भी है क्योंकि कुछ ड्यूटीज मतलब ड्यूटीज का भी कुछ फीचर ऐसा है जो हमारे राइट्स की बात करता है। जैसे कौन से राइट्स की बात करता है वो? ड्यूटीज में बेसिकली कैसे राइट्स दिए हुए? जैसे कुछ जैसे हेलो सर, मैं जो ह्यूमैनिज्म वाला बोल रहा था, हाँ जी सर, तो वो इसमें अप्लाई हो जाएगा ना सर? फंडामेंटल सर जैसे ड्यूटीज में एजुकेशन का कुछ राइट्स है ना। देखिए, इसमें आपके जस्टिस और सिविल राइट्स की भी तो बात आती है, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स आपके हैं तो आपका थोड़ा सा सिविल राइट्स की भी तो इसमें बात आएगी। तो इसमें आपके पूरा का पूरा लिबर्टी, जहां जहां पे चीजें मेंशन है, आपके वाली चीजें प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है। इक्वालिटी वाली चीज आपकी टीपीएसपी में मेंशन है। आपकी ड्यूटीज जो मतलब जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक किस्म के सिविल राइट्स और जस्टिस और इक्वालिटी भी तो प्रमोट करती है, ठीक है। आपके रिस्ट्रेंट्स भी तो आते हैं ताकि भाई हाँ हमारा मेन काम क्या है, साइंटिफिक टेम्पर है, लोगों में भाईचारा प्रमोट करना है, हमारे नेशनल फ्लैग को वो नहीं करना, ठीक है। और एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाना है, हार्मनी बढ़ानी है। ये भी तो चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी आती हैं। तो ये एक किस्म का ह्यूमन राइट ही तो हुआ कि आपने एक दूसरे को एज अ भाई समझना है, चीजों को आगे लेके जाना है, तो एक दूसरे का एनवायरनमेंट का सपोर्ट करना है ताकि कल को वो भी चीजें अच्छे से अच्छी हवा में सांस ले पाए, बाकी चीजों को कर पाए, राइट। एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन राइट्स में तीनों ही आ जाती हैं। तो इसलिए अगर आप ये तीन चीजों को याद रखें कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स में क्या आता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो मेन 4 पॉइंट्स हैं फंडामेंटल राइट्स में, प्रियम्बल में, डीपीएसपी में और ड्यूटीज में, ये चारों चीजें आपकी रहती हैं। तो इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो इसमें सी ही आता है। सर हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। ऐसे नहीं इसको सोचा जा सकता है कि ह्यूमन राइट के बेसिस पे सोचा जा सकता है। वो दो तीन पॉइंट क्यों सोचेंगे? ऐसे सोच लेंगे ना कि ह्यूमन राइट होता क्या है, कि जो आप बताओ ना कि उसको डिफाइन करो, या फिर वो उसके मेजर कीवर्ड्स क्या हैं, बताइए। वही बोल रहा है सर कि जो लाइफ को वर्थ लिविंग बनाए। जैसे पिछला क्वेश्चन पूछे ना आप, तो उसमें के.एस. पुट्टुस्वामी जजमेंट वाला जो था वो कहा ना कि जो लाइफ वर्थ लिविंग बने, वो सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना रहना हो गया, ये मिल रहा है तो सही है। तब ना राइट टू हेल्थ को भी डाल दिया, प्राइवेसी भी आपका एक राइट है, मतलब आर्टिकल 21 के तहत डाल दिया। तो वही तो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की, ह्यूमन राइट का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, मतलब कि वो कि जो आपके लाइफ को पूरा वर्थ लिविंग बना दे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो कहा गया ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसके मेन 3 से 4 पॉइंट्स कौन से हैं, वही तो, उसी पे तो मैं आपको सोचना की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सोचना सिखाने की कि आप इस चीज पे अगर नहीं भी अगर आपको आता हो, आपने भी अच्छा पॉइंट बोला है कि अपनी लाइफ को वर्थ लिविंग बनाया, राइट टू लाइफ हो, ये चीजें तो ये तो डायरेक्टली आपका फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। क्वेश्चन में ये है कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे दिया। हाँ, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, तो उसमें हाँ, तो उसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डाला ना कि भाई एजुकेशन के बारे में भी डाल दिया उसमें कि चाइल्ड जो है ना उसके लिए। उसके बाद बोला कि मिनिमाइज करना है स्टेट को, इनकम के बीच में डिफरेंसेस को मिनिमाइज करना है, वो भी डाला। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को भी डाल दिया। उसके बाद फ्री लीगल एड की भी बात कर दिया उसमें। तो वो तो लाइफ आप जो बात कर रहे हो वो सेकेंडरी हो गया ना, जो चीजें आप उसमें इश्यूज में चले गए। मैं मेन कोर आइडियाज की बात की, आइडियल्स की, ठीक है ना। आप इक्वालिटी कैसे प्रमोट करोगे, ठीक है। आप जो कह रहे हो वो इकोनॉमिक इक्वालिटी है कि इसके अंदर आपका एग्जांपल बनेगा कि जेंडर पे गैप को वो आपने रिड्यूस करना है, सबको अच्छी चीजें देनी है, ठीक है। नॉर्मल सोशल इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करोगे जबकि सारे लोग आपस में बात करें, भाईचारा बढ़े, ठीक है। आप समझ रहे हैं जो आप सोच रहे हो वो एग्जाम्पल के सेकंड तौर पे। मैं आइडियल्स की बात कर रहा हूँ, उससे एक लेवल थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। कि हाँ, अगर आप ये 3 चीजों में जा रहे हैं, अब लिबर्टी के भी एग्जांपल्स हैं, इक्वालिटी के भी एग्जांपल है, जस्टिस के भी एग्जांपल, तो आप जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आपने बिल्कुल सही बोला। बट वो एक टियर डाउन है, जैसे हायरार्की नहीं सेट होती, जैसे मैंने आपको बताया इक्वालिटी है, अब इसके अंदर आपकी एक इकोनॉमिक इक्वालिटी, अब उसके अंदर क्या क्या आएगा कि भाई जेंडर पे गैप होना चाहिए। मेरे साथ जो आपका जो जॉब, मान लो अगर आप और मैं दोनों की हमारी सेम एक्सपीरियंस है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो सेम हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ाएं, ठीक है। वैसे ही आपका सोशल इक्वालिटी प्रमोट हो कि भाई रात को सबको सोना है, बराबर करना, ताकि हमारे और कोई भी अगर मान लो सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है, सोशल फंक्शन है, गैदरिंग है, तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे को वहां पे अलाउ ना किया गया हो,
तो इक्वालिटी प्रमोट हो रही है ना, दिस इज द मेन आइडियल। तो मैं उस सेंस में आपको कह रहा हूँ, आप सही जा रहे हैं, बट ये थोड़ा सा टीयर लेवल डाउन है। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इक्वालिटी बड़े वाले लेवल पे सोचा तो ये चीजें आपकी ये तीनों चीजों में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी मेंशन्ड है, ठीक है ना। आपने ठीक सोचा है, बट वो एक लेवलिंग का फर्क है, बस उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि अगर आप ये लिबर्टी पे सोचिए, इक्वालिटी पे, जस्टिस पे, तो ऑटोमेटिकली वाली तीन चीजें क्लियर होती हैं आपकी, राइट जी सर। और किसी को कोई डाउट इसमें? अगेन ये देखो, सेम चीज आई थी 2021 में भी, ये चीज आई है आपकी, राइट टू प्राइवेसी। और ये वाला क्वेश्चन हमने 2 बारी भी पहले देखा है। ये हमने कब देखा है आपका, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू प्राइवेसी। 2018 में भी ये चीज पूछी गई है, ठीक है। और ये वाली सेम चीज आपकी 2021 में, 2019 और 2021 में इन्होंने सेम राइट टू प्राइवेसी की बात की। 21 में क्यों हुआ था? क्योंकि काफी जगह नेट शटडाउन और बाकी चीजों की बात हो रही थी। तो इसका आंसर आप जानते हैं कि ये चीज 21 ही है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। और हाँ, ये एक क्या चीज, अगेन जैसे आपको पता ही है, पुट्टुस्वामी केस में उन्होंने कहा था प्राइवेसी इज अ नेचुरल राइट टू द ह्यूमन। तो अगर कहीं पूछा जाए तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसके 3 टेस्ट हैं, इन्होंने ये दिए थे, अगर आप लोगों ने अपने नोट्स में कहीं नहीं लिखे हुए कि राइट टू प्राइवेसी को कैसे चेक करेंगे, उसके ये 3 टेस्ट हैं कि सच स्टेट एक्शन मस्ट हैव अ लेजिस्लेटिव मैंडेट, इट मस्ट बी pursuing a legitimate state purpose, and it should be proportionate with almost every other person. और उसके साथ ये भी एक केस की रूलिंग है जो ऐड करवाई थी मैंने, ठीक है, कि MP शर्मा केस 1954 और खड़क सिंह केस 1961, ठीक है। रूल दैट द राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट टू राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, और ये आर्टिकल 21 के अंदर ये चीज फाइनली ऐड हुई थी। और ये सिमिलर चीज आपकी जो है पुट्टुस्वामी केस में भी ये चीज ऐड हुई थी, बट ये लोगों को ये वाला केस थोड़ा कम पता है, MP शर्मा और खड़क सिंह का, तो उसको भी देख लीजिए। हाँ जी सर, जैसे कोई सवाल रहता है सर जिसमें हम लोग कुछ ज्यादा एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट है, हम लोग उसको ओवर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, जैसे कि ये हो सकता है, मतलब डिनाइंग द फैक्ट्स, या फिर जैसे मतलब रहता है ना कभी कभार कि हम लोग जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, तो हम लोग उसको 1-2 को एक्स्ट्रापोलेट करके उसको आंसर में इंक्लूड करके और स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं। तो नहीं, ये करते हैं, ये मैं जानता हूं। तो ये हम आगे वाले अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, इसमें आपने किसी में किया है तो बताओ, नहीं तो जब वो एग्जांपल्स के साथ जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सिमिलरली जैसे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने जैसे थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते थे, जब चीजें हमने राइट लाइन पे सोची, जैसे मैंने हायरार्किकल वाइज सोचा तो ये वाली रीजनिंग निकली। नीलेश जी ने पॉइंट वाइज, हाँ सर, एक जैसे सवाल था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी जैसे पूछे सर, सेम एक सवाल आया था पिछले साल, जैसे वो मतलब रूल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसे है ना। हाँ जी, हाँ, तो वो सब चीज में सर थोड़ा सा ना दिक्कत है। हाँ, तो जैसे वाले क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भी मैंने करना है कि किस पे कितना सोचना है, कैसे आपको करना चाहिए, ये चीजें हम करेंगे। सही कह रहे हैं आप, इस पे चलेगा ये, ठीक है। बट जैसे वो क्वेश्चन आगे तो एग्जाम्पल अच्छा हो जाएगा ना सोचने के लिए, एक प्रैक्टिकल चीज मिल जाएगी ताकि हमको पता रहेगी किसमें कैसे करना है। अच्छा श्वेता जी, अभी आप बताएंगी, आप काफी टाइम से आपने डिस्कशंस में पार्ट नहीं लिया, ठीक है। तो ये अब आपका है, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर ऑन द executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discriminatory power in the matter of application of law violates one of the following articles of India. Article 14, 28, 32 or 44. A legislature which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discriminatory power in the matter of application of law. सर कोई भी, हाँ जी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्यों? सर यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात की है ना, इसलिए मैंने इलिमिनेशन किया। 44 तो नहीं आएगा डीपीएस पे, 28 में रिलीजन की बात था, 25 to 28 रिलीजन है, 32 में रेमेडीज की बात है, तो इसके आंसर।
ठीक है, तो अगेन बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर आपको देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट जो थी है इजी है, कुछ भी नहीं है, बट इन्होंने थोड़ा सा इस चीज को घुमा के पूछा है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा लेजिस्लेचर अगर हम कोई एग्जीक्यूटिव या कोई अथॉरिटी लेके आएगी, ठीक है, और उससे अनकंट्रोल्ड पावर मिल सकती है, तो जिससे कौन सा आर्टिकल जो है वो वायलेट होगा। ठीक है, तो सिंपल राइट टू इक्वालिटी कि अगर कोई भी ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी कल को कोई पावर लेके आ गई कि हमारे जो लॉज हैं या हमारी जो इक्वालिटी है उसको कम किया जा रहा है, दूसरे की पावर बढ़ाई जा रही है, उनकी प्रिविलेजेस बढ़ाई जा रही है, जो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 रहा। तो सिमिलरली अगर जैसे आप कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग, अंडर थिंकिंग, जो अभी अमन जी ने बात की, अब ये वाले क्वेश्चन को अगर आप ऑन फ्रंट पे पढ़ेंगे तो एकदम से दिमाग घूम जाएगा कि इतनी इन्होंने ग्रामर जो एक तो वैसे इसकी डिफिकल्ट है और दूसरी बात है जो जिस तरीके से घुमा के पूछा तो क्या है। बट इसमें मेन चीज क्या थी कि ऐसी ये देखो अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिमिनेटरी पावर और कुछ वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे पावर की बात आ जाती है और वायलेट्स द प्रिंसिपल, और वो भी एग्जीक्यूट बॉडी, तो किसके पास पावर है। आप जो ऑप्शंस भी दिए हैं वो देखो कितने सिंपल हैं, यूसीसी नहीं हो सकता। 28 उन्होंने रीजनिंग अच्छी लगाई कि भाई ये रिलीजन है, रिलीजन में अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिमिनेट पावर का कोई काम नहीं। सीए अगर ऐसा होता, ठीक है, तो हमारा तो राइट है कि कल को हम सुप्रीम कोर्ट या कहीं और जा सकते हैं। मेन तो सुप्रीम कोर्ट ही है, खैर हर कोई नहीं आ सकता, तो हाई कोर्ट और उसके बाद भी उनके पास पावर्स है कि वो उसमें जा सकते हैं, खैर बात अलग है। बट हाँ 32 के अगेंस्ट हम ये चीजें लड़ सकते हैं। तो क्या फाइनली बचा आर्टिकल 14, और ये वाली सेम चीज 21 में पूछी गई है। तो इसमें लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, इसमें फालतू में अपने 1 से 2 मिनट 2.5 मिनट खराब कर देंगे। ठीक है, आंसर इतना सिंपल है। तो कभी कभार जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ स्टेटमेंट देख के ही परेशान होना है। एक बार स्टेटमेंट देखो, जो कीवर्ड्स हैं उसको मार्क करते रहो और फिर डायरेक्टली ऑप्शंस में आओ। अगर नहीं आ रहा, 1 मिनट के ऊपर टाइम लग रहा है, 1.5 मिनट के ऊपर टाइम लग रहा है, इट्स बेटर टू स्किप इट, और बाद में जब आप आए तो क्या पता आपका दिमाग काम कर दे। तो इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन काफी इजी है, ये 2022 में आया था, ये फंडामेंटल राइट्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो हर्षदीप जी आप इसको देखिए एक बार। With the reference to the writs issued by the courts of India, ठीक है, उसके बारे में ये चीज है, काफी बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है कि mandamus will not lie against the private organization, ठीक है, unless it is entrusted with a public duty. Mandamus will not lie against a company, private organization or company almost, even though it may be a government entity. ठीक है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। अब आप मैंडेमस और क्यो वारंटो को के बीच में जो डिफरेंस है वो बताइए। हरदीप जी आप हैं? हाँ जी सोचिए। सर वारंटो तो सर व्हाट इज योर अथॉरिटी, वही वाला होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू डन दिस, बाय व्हाट अथॉरिटी, या वो उसको क्वालिफाई करते हैं तो नहीं। और सर उसका मैंडेमस का तो होता है सर पब्लिक इम्प्रूवमेंट जो होता है उसके ऊपर। तो पहले एक करके जाओ, पहले सिंपल चीज पकड़ते हैं, पहले स्टेटमेंट 3 पकड़ते हैं क्यों वारंटो के हिसाब से। तो क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट ठीक है? थर्ड तो ठीक है, थर्ड ठीक है। और अच्छा। चलो फिर अब थर्ड अगर ठीक है तो 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल। चलो एक ये प्राइवेट के अगेंस्ट, पहले बताओ मैंडेमस का मतलब क्या होता है? सर मैंडेमस का मतलब है सर टू कमांड, मतलब कोई पब्लिक है जैसे एसएससी मान लो कि वो एडमिट कार्ड इशू कर रहे, तो कोर्ट उन्हें ऑर्डर कर सकता है कि गवर्नमेंट बॉडी टू इशू दैट। आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है, समझ नहीं आया। कौन सी अथॉरिटी? सर एसएससी है, एसएससी को कैसे कह सकते हैं ना, मैंडेमस उसमें यूज हो सकती है कि अगर वो एडमिट कार्ड इशू नहीं कर रहे या कोई और भी इन्फॉर्मेट है पब्लिक अथॉरिटी का, वो काम नहीं कर रहा, तो उसको कोर्ट कह सकते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन समझो ना। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे आप अपनी कमांड नहीं झाड़ सकते, बट लिखा है उसके आगे कंडीशन है अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। अब इसमें वही देखो ओवर थिंकिंग वाली बात भी आ जाती है। अब है बड़ा बेसिक सा चीज है, पहले ये स्टेटमेंट आप पहले आधी चेक करो,
ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज आती रहेगी। ठीक है, पहले इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो स्टेटमेंट का। क्या मैंडेमस हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे लगा सकते हैं? पहले ये सोचो, क्या ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप इशू कर सकते हो? सर नहीं। ठीक है, और तो क्वेश्चन में भी क्या लिखा है? इट डज नॉट लाई अगेंस्ट, तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ये इतना सही हो गया है। ठीक है ना? अब इसके बाद वाला पार्ट देखो, अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई उसको पब्लिक ड्यूटी दी गई है, ठीक है, कि जैसे आपने ये वाला काम तो उसको लिया जा सकता है। सर फर्स्ट ठीक ही है, फर्स्ट तो ठीक है सर, सेकंड में कंफ्यूज है। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि सर फर्स्ट ठीक है, चलो थर्ड क्लियर है, सेकंड अब सेकंड देख लेते हैं। कि मैंडेमस विद नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, चलो मान लेते हो, मुझे कंपनी कोई भी कंपनी होगी, ये वाला लिंक छोड़ दो। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं, उसके आगे क्या लिखा है? इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो क्या हम मैंडेमस ऑफर कर सकते हैं इस केस में कि वो कंपनी के हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम कोई भी कंपनी को कमांड नहीं कर सकते, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी क्यों ना, चाहे वो पीएसयू क्यों ना हो? तो सर मेरे हिसाब से दूसरा भी ठीक है, क्योंकि सर जैसे हम अगर कोई बीएसएनएल को या कोई और चीजें जैसे गवर्नमेंट कंपनीज ही हैं जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, बट उनको आई थिंक सो नहीं कर सकते। नहीं, बट वो तो हमारी, अगर मान लो गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो इसका मतलब है कि तो हम भी तो पैसे दे रहे हैं उसको, हमारा ही पैसा है, तो वो तो पब्लिक का मनी हो गया। बट सर उसमें पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जैसे अब कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें कंपनी की बात हो रही है ना, पीएसयू और समथिंग लाइक दैट। वही सर, मतलब सेकंड भी ठीक ही है, डी आंसर लग रहा है। हाँ जी, डी लग रहा है सर इसका आंसर। डी, ये तो ऐसे ही बोल्ड रखा है, खैर बात अलग है। हाँ पराग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सर बिल्कुल एंटी है, तो सर फर्स्ट सेकंड एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि सर अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सर हम कह रहे हैं कि पब्लिक ड्यूटी जब उसको मिलेगी तो हो सकता है, तो फिर यहाँ पे तो कंपनी आ गया ना सर, और यहाँ पे कह रहे हैं इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक ड्यूटी होगी तो सर वो तो करेगा ना सर उस पे, तो 1 और 2 तो एक साथ हो ही नहीं सकते सर। अच्छा, सर जैसे तो, इसका एग्जांपल बीएसएनएल से ही ले सकते हैं ना सर, सीधा बात है कि बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, एमटीएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो जैसे ऊपर वाले में जैसे वो सर बोल रहे हैं कि मतलब पब्लिक ड्यूटी से अगर रिलेट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इसके ऊपर भी मैंडेमस लगेगा ही, क्योंकि सबको कमांड तो वो दे ही सकते हैं, बट ये रिलेट होना चाहिए कि ताकि वो पब्लिक से डायरेक्टली डील करे, इससे उनका सीधा कहना। तो सर ये वाला सेकंड वाला तो गलत है, सेकंड वाला गलत है कि मतलब कि मैंडेमस उस पे लाए होगा, आपका कहना मतलब ये हो गया? हाँ सर लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो आप जो कह रहे हो रीजनिंग एक किस्म की सही है, मैंने भी ऑलमोस्ट यही लगाई थी, बट जब यूपीएससी के आंसर की देखी तो 1 2 3 सही है। अब इसका जो रीजनिंग जो ऑनलाइन देखी थी मैंने, वो अगेन हाफ करेक्ट है, हाफ खराब है। ठीक है, कि अगर आप देखें कि वर्ड मैंडेमस वी कमांड इट, ठीक है, इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी एंड कमांड्स द इशू by the court to the public official and asking them to perform. It is issued against any public body, corporation, inferior court, tribunal or government for the same purpose, but it cannot be issued against the private body. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, थर्ड भी आपको पता है कि वो चीज डायरेक्ट है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। अब मेन आता है किसका? सेकंड का। सेकंड में भी मैं कंफ्यूज होता है जैसे आप लोग हो रहे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने दिया कि मैंडेमस वोंट बी guaranteed against any private individual or companies that have no public duty to perform to। ठीक है, बट मेरे को उसकी रीजनिंग जो है ना ये वाली मुझे सही नहीं लगी सर। एनटीपीसी जैसे पावर जनरेशन कर रहा है या फिर कुछ ऐसा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट एंटिटी होगी, पीएससी हो गया, कुछ भी हो गया, अगर उसका कोई काम है उसको देना, बट ये कंपनी वाला जो चक्कर है ना, ये यहाँ पे है। दैट इज वाई मैंने ये वाले क्वेश्चन को रखा है कि मैं आप लोगों के व्यू पॉइंट जानना चाहता था इसका, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो बट लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को अगर हम ऑल ओवर राउंड देखें एक बारी, हेलो हाँ जी प्रिया जी, आप कुछ कह रही हैं? यस, ये इसका ऑप्शन क्लियर नहीं है सर, एक बार और समझाइए ना। जी मैं एक बारी ढूंढता हूँ। पराग जी आप इनको बताएंगे वाली चीज,
सर मैं तो खुद पूछ रहा था कि सर ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट कैसे हुआ सर इस एक्सप्लेनेशन से? नहीं, स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया ना, क्योंकि वो तो पहले नेगेट कर रहा है कि मैंडेमस अप्लाई नहीं होगा कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे जब तक उसको पब्लिक ड्यूटी नहीं मिली है। अगर पब्लिक ड्यूटी मिली है तो मैंडेमस अप्लाई होगा। हाँ जी, ये रिवर्स, ये कि नेगेटिव क्वेश्चन मतलब। अच्छा, एक्सप्लेनेशन की बात आप कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन में सर लिखा है ना सर, इशूड कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। तो हाँ, बट लेकिन ये है ना कि ये इन्होंने नो पब्लिक ड्यूटी टू परफॉर्म टू, ये उसमें जो चीज थोड़ी सी मिसिंग है। एक सेकेंड रुको, नहीं फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड भी ठीक है, मेनली जो है वो सेकंड स्टेटमेंट की बात हो रही है। ये तो सर फिर जो गवर्नमेंट कंपनी है सर वो पब्लिक बॉडी नहीं हुई सर? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इट कैन लाई, तो वो उस पर कर सकता है ना। इट कैन नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट इज, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। Second to mandamus option is incorrect. Right, a mandamus can be issued against the following. आपको स्क्रीन दिख ही रही होगी ना? हाँ ठीक है। An individual or body is interested with a public body, ठीक है, can be issued। वही बात होगी, cannot be issued unless it is provided दी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया, रीजनिंग उसकी छोड़ो, वहाँ पे कुछ गलत किया हुआ टीम मेंबर है मेरे ध्यान में। गवर्नमेंट और कंपनी बीइंग एन सर एक सर कंपनीज का सर डेफिनेशन आता है इकोनॉमी में कि जैसे कि बकायदा जैसे कि कोई गवर्नमेंट जैसे है 12-13 लोग का जैसे एक ग्रुप रहता है, जैसे लिमिटेड कंपनीज रहती है। हाँ, प्राइवेट मतलब लिमिटेड कंपनी है नहीं, गवर्नमेंट में भी लिमिटेड कंपनी होती है सर, जो कि पर्टिकुलर मतलब उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आएगा। इन्होंने ही इसका एक रीजन दिया हुआ, राइट ऑफ मैन्यूअर्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द फॉलोइंग। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी इफ इट इज ट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो पहले वाला स्टेटमेंट ठीक है कि वो नहीं हो सकता जब तक इसमें पे पब्लिक ड्यूटी ना आए, तो ये चीज ठीक है। और इट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी बीइंग एन इंस्टीट्यूशन और एजेंसी और परफॉर्मिंग द ड्यूटी। अगर हम ये वाले सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो इससे हमारा जो है वो सेकंड स्टेटमेंट गलत साबित हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट है कि हम लोग उसके अगेंस्ट मैंडेमस इशू कर सकते हैं। इसको एक बार और देखना पड़ेगा। ये एक्सप्लेनेशन छोड़ो, उसको गलत है। बट जो रीजनिंग है वो फर्स्ट और थर्ड की सही है, सेकंड की भी रीजनिंग है कि मैंडेमस विल नॉट अप्लाई। अगर वो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उसके अगेंस्ट तो वो चीज होनी चाहिए। तो नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मैंडेमस अप्लाई हो सकता है उस पर मेरे हिसाब से, मुझे यही डाउट था इसका। यूपीएससी ने ये चीज बताइए। मतलब अगर गवर्नमेंट का कोई भी काम अगर कोई प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है तब उस पर मैंडेमस लग सकता है। तो वो तो वही हो गया ना, तो वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी ना। हाँ, कि वो तो पब्लिक ड्यूटी है ना। मेन इशू जो है वो सेकंड स्टेटमेंट का है। तो ये जो कंपनी ले रहा है ये प्राइवेट ले रहा है क्या? नहीं, देखो, अगर सिर्फ लिखा होता है इट कैन नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट कंपनी और अ कंपनी, ठीक है ना, तो ये वेग स्टेटमेंट होता। बट इसने लिखा है इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब अगर गवर्नमेंट की कंपनी भी है तभी भी मैंडेमस अप्लाई नहीं हो सकता। स्टेटमेंट का मतलब ये है, आप समझ रहे हैं। पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मैंडेमस नहीं लगेगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे, और सही बात है, नहीं लगता प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे। बट ये तब लग सकता है जब उस पर कोई पब्लिक ड्यूटी दी हो, कि किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, काम दिया हो, तब उस पर ये वाली चीज लग सकती है। ठीक है ना, तो उसने सही लिखा है कि अनलेस, ये देखो ये अनलेस वाला जो वर्ड है ना, इस पे अनलेस इसको काउंटर कर रहा है नॉट लाई को। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। और यहां पे लिखा है विल नॉट अप्लाई इवन दो, ठीक है, कि मतलब ये नहीं अप्लाई करेगा चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो। स्टेटमेंट का मतलब ये है मैंडेमस अप्लाई कोई भी कंपनी पे नहीं करेगा चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी क्यों ना हो। और आई बिलीव ऐसा नहीं हो सकता। सर आंसर ऑप्शन में क्या लिया था, मतलब जो यूपीएससी का आता है? जो यूपीएससी में 1 2 3 है, मैं एक बार फिर चेक करूंगा कि मैंने कहीं इसमें गलत तो नहीं किया, क्योंकि मुझे इसकी रीजनिंग भी सही नहीं लग रही है। ये दोनों चीजों की, थर्ड की तो ठीक है, इसकी सही नहीं लग रही मुझे, तो चीज मुझे देखनी पड़ेगी। चलो मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ। 2 क्वेश्चन पहले नोट हो गए, एक लिबर्टी वाला था, एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल,
और ये मैंडेमस अगेंस्ट द कंपनी। ये चाहे कुछ हो जाए, ये कल हमने डिस्कस तीनों चीजें कर देनी है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। फंडामेंटल राइट्स के हमारे पास 4 चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं, इसको खत्म कर लेते हैं फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चंस है, सिंपल आए थे, तो अगेन आप बस बैठ के सुन लीजिए इसको, ये खत्म हो जाएगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, प्रिया जी आपको स्टेटमेंट समझ आ गई थी वो लास्ट वाली, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपने पूछा था कि आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आई थी, अब समझ आ गई जब मैंने एक्सप्लेन किया था। प्रिया जी हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपको स्टेटमेंट समझ आ गई थी? नहीं जी जी सर आ गई, थोड़ी अब आ गई ना फर्स्ट। नहीं नहीं चलो चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैंडेमस का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा अपना काम नहीं कर रहा तो कोर्ट जो है, हम कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट उनको कमांड कर सकता है कि आपको ये ड्यूटी दी गई थी और आपको ये काम करना है, ठीक है ना। तो ये आप जो चीज जो अपनी कंप्लेंट है वो गवर्नमेंट के पास और ये अपने कोर्ट के पास लेके जा सकते हो, और कोर्ट ये उसी को बोल सकता है कि अगर ये गवर्नमेंट एंटिटी या कोई गवर्नमेंट का कोई काम होगा, ये उन्हीं को डायरेक्ट कर सकता है। मान लो कोई लैंड रिफॉर्म है, या कोई आपका पेपर पास करवाना है, वो नहीं कर, पेपर इन द सेंस कोई आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड है या कोई एप्लीकेशन है जो पास करवानी है, और वो उसी एक कलेक्टर की, या मान लो एक अपना पटवारी की ड्यूटी है, वो ये काम क्लियर नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार ये जो बंदा ये काम नहीं कर रहा सही, तो कोर्ट उनको हड़का देगी और वाला काम करवा देगी। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो मैंडेमस है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स भाई प्राइवेट का अपना काम है, वो जो मर्जी करे, उनका अपना कल्चर है, वो उनके अपने रूल्स है, वो उनके अपने रेगुलेशंस है, वो काम नहीं करे, हम मान गए। बट इसके बाद अगले स्टेटमेंट में लिखा है अनलेस, मतलब कि अगर उनको पब्लिक कोई ड्यूटी दी है, ठीक है, तो उनके ऊपर ये आप मैंडेमस लगा सकते हो। तो इसका मतलब है कि हाँ वो सही है कि अगर मान लो कल को कोई प्राइवेट कंपनी ने कोई गवर्नमेंट का कोई ठेका लिया है और उसको ये काम करना है, चाहे वो माइनिंग का हो, ब्रिज बनाना हो, कुछ भी हो, और अगर वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट उनको हड़का सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है। हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी, सेकंड वाले का सर एक तरह से ना वो भी कर सकते हैं, अप्लाई क्यों नहीं होगा बोल के। सर जैसे पीएसयू रहता है, तो मैं जैसे सर आपको बता रहा था ना कि पीएसयू के प्रकार होते हैं, कि जैसे मान के चले कि 51% स्टेक्स है अगर गवर्नमेंट के पास में, और बाकी जो स्टेक्स है वो गवर्नमेंट लिस्ट कर दी है, तो उसमें क्या हो गया कि प्राइवेट पार्टीज भी उसके ओनर्स हो गए, करेक्ट, ओनर्स आ गए। हाँ, तो सर वहां तो उसमें यूनिवर्सल का पॉइंट हो गया ना इसमें, कि वो यूनिवर्सल, मतलब ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करती है। आपका पॉइंट ये हो गया मतलब बेसिकली, है ना। मतलब इसको हम लोग जनरलाइज तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते थे, मतलब सेकंड स्टेटमेंट को। मैं जो आपको बोल रहा सर, ये ना कंपनी की परिभाषा पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस प्रकार की है सर, मतलब मेरा ये सोचना है, तो शायद उस कारण से ये होगा, शायद उस कारण से यूपीएससी ने किया। हाँ जी हाँ जी सर, इसका सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए तो। सेकंड स्टेटमेंट, हाँ जी सर, थोड़ा सा मतलब उसको डिफाइन कर दीजिए। हाँ जी, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेम उसने पहले वाले पार्ट में वही कहा है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी, मतलब कि अगर हम कोर्ट के पास जाएं तो कोर्ट कंपनी को हड़का नहीं सकती है, ठीक है, चाहे इवन दो का मतलब क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई कंपनी क्यों ना हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ने कोई कंपनी क्यों ना कोई फॉर्म की हो, जैसे गवर्नमेंट की कंपनीज होती है ना, ओएनजीसी हो गया, या फिर आपका एमटीएनएल, अपना आपका बीएसएनएल, या आपका कोई अपना भेल होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है। तो आप ये वाला जो उनका एक्शन है कि अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका कोई बिल पास नहीं कर रहे, या आपका कोई घर पे आगे बिजली का कनेक्शन नहीं लगवा रहे हैं, या आपका कुछ नहीं कर रहे, तो आप उनके अगेंस्ट ये अपना जो रिक्वेस्ट है कोर्ट में नहीं जाहिर कर सकते और कोर्ट उनको नहीं हड़का सकता। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है, ठीक है। और इसी में डाउट है थोड़ा सा कि अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी फिर तो होना चाहिए, बट हाँ जैसे अमन ने बताया कि अगर उसकी परसेंटेज, या मान लो अगर उसकी ओनरशिप कुछ प्राइवेट के पास है, तो ये चीज सही नहीं होगी, तो इसीलिए शायद ये यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है, तो तभी शायद मना कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी हरदीप जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, मतलब यही मेरे कहने का मतलब था कि सेकंड वाला जरूरी नहीं कि 100% गलत है या 100% सही है, राइट। मतलब कई केसेस में मतलब ज्यादा भी हो सकता है, जैसे भाई अगर ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 51% तो नहीं, अगर सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेल भी हो चुकी है
तो भी सर प्राइवेट प्लेयर्स का एक वो बोर्ड मीटिंग में इन्फ्लुएंस करने का डिसीजन और एक डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। तो हाँ, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो मेरा वही कहना था कि जैसे हिंदुस्तान जिंक का केस मुझे याद आ रहा था, हिंदुस्तान जिंक को कहा था कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो आप उसमें थोड़ी स्ट्रेटेजिक सेल हो, तो वेदांता वाज नॉट कि हम अपना सेल नहीं करने देंगे। तो इसमें स्टेक हमारी जो सी वैल्यूएशन है, जो हमारी चीज है, वो हमारी नलिफाई नहीं, उसको हम कम नहीं करेंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे हमारी परसेंटेज को। तो वो वेदांता के ना मानने के कारण चाहे गवर्नमेंट आ जाए चाहे कोर्ट आ जाए, वो नई चीज होगी क्योंकि उसमें वेदांता का शेयर है। तो ये चीज थी मेरे माइंड में। नहीं, बट इसमें फिर वो भी तो बात आती है ना कि शेयर का 100% कितना है। हाँ, तो वही बात है ना कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है कि नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा। तभी इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, मैंने तभी इस पर बात करनी थी आपको। तो यही चीज यहाँ पे आ जाती है कि ओवर थिंकिंग और इन चीजों पे आपको एक पेपर में टाइम लिमिट देखनी है। खैर हम चीजें इस पे कल पे ये वाले क्वेश्चन पे मैं ये तीनों पे बात करूंगा, आपसे सबसे पहले यही चीजें डिस्कस करेंगे। बट स्टिल पेपर में भी अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी आते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोच के 1 से 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट लगा के आपको चीजों को आगे बढ़ जाना है। तो थोड़ा सा इन पे भी चीजों पे ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी रीजनिंग तो कल हम पता कर ही सकते हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी समझदारी वाली बातें हैं, आप और मैं बैठ के हम आधा घंटा, मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी डिस्कस कर ले, तभी भी कम पड़ेगा। बट स्टिल इन द पेपर वी कैन नॉट स्पेंड दिस मच टाइम। तो उसको भी चीजों को लेके थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। खैर, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के 4 क्वेश्चन है, काफी इजी है, सिंपल है, मैं ही पढ़ के कर देता हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनते रहिए। क्या लिखे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, कि पहला लिखा हुआ है कि भाई आपको वोट करना है, ठीक है, इलेक्शंस में। दूसरा है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। तीसरा है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है, यू हैव टू सेफ गार्ड इट। और फोर्थ है दैट यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, कि भाई हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, और जो उसके आइडियल्स हैं, ठीक है, जैसे जस्टिस, इकोनॉमी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी चीजों को हमने पे ध्यान देना और इसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर आप सारे लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी में आपकी जो ये है पब्लिक इलेक्शंस हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो हाँ, कि पार्ट 4A में ये चीजें 51A के हिसाब से चीजें डिफाइन की हुई हैं। और ये इंदिरा गांधी के टाइम पे ये इन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई थी, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ये चीज लाया गया था। और इन्होंने अपनी जब रिकमेंडेशंस दी थी तो कुछ 10 के आसपास थी, 10 से 11, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हाँ सॉरी 10 थी। तो उन्होंने एक नहीं एक्सेप्ट की थी जो गवर्नमेंट ने, वो थी द ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ठीक है, बाय द सिटीजन्स। और इसके लिए इन्होंने एक पनिशमेंट की भी अपना ये रेकमेंड किया था कि लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि अगर वो ड्यूटी ना दे, क्योंकि अगर वो टैक्स ना पे करे, क्योंकि अगर टैक्स नहीं पे होगा तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे, उसकी ट्रेजरी नहीं भरेगी। और अगर ट्रेजरी नहीं भरेगी तो कल को जो भी उसने अपने गवर्नमेंट के काम करने, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का हो, डेवलपमेंटल का हो, ठीक है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन का हो, गवर्नेंस का हो, वो चीजें नहीं चलेंगी। तो ये उनका मेजर मानना था। बट उन्होंने ये चीजें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की, और सिर्फ उस टाइम पे आपकी ये लेके कम, मतलब वो पे जो टैक्स वाला है सिर्फ वो वाला एक्सेप्ट नहीं किया था, बाकी कर ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है आपका, इन्होंने 2003 के उससे कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी शुड नॉट ओनली बी एनफोर्स्ड बाय लीगल सैंक्शंस बट आल्सो बाय सोशल सैंक्शन, की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। और एम स्टूडेंट्स केस के अंदर उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स, और इनको पार्ट ए को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये आपकी सारी की सारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये चीज मैंने जबरदस्ती ऐड की है कि भाई नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम है, ठीक है, ये उसके बारे में नहीं दिया गया है, सिर्फ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द स्टूडेंट बिटवीन द 6 years of age। आगे फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स कौन कौन सी है इसमें? अच्छा, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, यस, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दिया हुआ है। टू डेवलप द टेम्पर्स, साइंटिफिक टेम्पर, एंड ये भी दिया हुआ है, एंड टू स्ट्राइव द एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव
ये भी दिया हुआ है। तो जहाँ पे 2 है वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। और तो इसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 सही है, ठीक है ना। कि पार्ट 6 के अंदर ये एफ में आपका याद आ जाता है टू हैव अ रिच, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड टू एक्सेल इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कौन से में आया हुआ है आपका? तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी वाला सेक्शन है, तो ये डायरेक्ट इसी में चीज में जाती है। तो ये इसका डायरेक्ट एक आपकी लाइन मेंशन है, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, 2017 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? A legislative process has been provided to enforce these duties and they are correlative to the legal duties. ये एक डिस्कस कर लेते हैं, बस ये वाला फाइनल क्वेश्चन है। अब प्रिया जी आप ही बता दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई गेस वो है नहीं है। हरजीव जी आप ही बता दो। इजी है। हाँ जी सर, पहला लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी। सर पहला तो गलती है, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस से इसको नहीं मिला हुआ। और दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, दे आर नॉट कोरिलेटिव बट अ काइंड ऑफ सर हॉबी है, मतलब टू हो सकता है कि लीगल ड्यूटीज कुछ लीगल ड्यूटीज के साथ है कोरिलेटिव है ही है। तो नहीं है, मतलब जैसे सर फ्लैग कोड का जैसे सर फ्लैग है, मतलब फ्लैग की हमें इज्जत करनी है और दैट थिंग हैज बीन प्रोवाइडेड एज ए एक्ट, तो वो लीगल ड्यूटी हमारी वैसे भी बन गई, नहीं तो पेनलाइज होंगे। तो बट लेकिन उसके ऊपर इन्होंने जब, वही बात है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज ना तो एनफोर्सेबल हैं, ठीक है, ना ही जस्टिशिएबल हैं, करेक्ट। तो बट हाँ, आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लेते हुए अगर एक कोई लॉ बना दिया, ठीक है ना, तो वो फिर आपका चीज आपकी एक्टिवेट, मतलब वो चीज आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। बट इस चीज को कैसे करना है, इसका कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं दिया हुआ। और क्वेश्चन में दिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज, ठीक है। एज सच ये चीज यूपीएससी में मेंशन कहीं नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली करेक्ट स्टेटमेंट ये चीज नहीं होगी, क्योंकि जिस भी ड्यूटी पे लॉ बनेगा आपको वो चीज करना है। जैसे साइंटिफिक टेम्पर है, इसको डेवलप करने के लिए कोई लॉ नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि ये डेवलप कैसे होगा, अगर आपको एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, तो वो डेवलप हो सकता है, इसलिए बाद में इस चीज को भी ऐड कर दिया गया। तो ये वाली चीज के बारे में आप इस चीज को सोच सकते हैं। तो यूपीएससी के हिसाब से इसका जो आंसर है वो नाइदर 1 नॉर 2 है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज, राइट। और एक और चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली कन्फाइड टू सिटीजन्स एंड नॉट टू दी फॉरेनर्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, फॉरेनर्स के लिए ये ड्यूटी नहीं आती, करेक्ट। हाँ जी नीलेश जी। आउट था सर। क्या कह रहे हैं? हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्या कह रहे हैं? आउट था ना कि जो आप बोले ना कि अगर उसको लेके कोई लॉ बना दिया जाए, तो अगर उसको लेके कोई लॉ बना दिया जाए तो फिर वो क्या इन्फोर्सिएबल हो जाएगा? हाँ क्यों नहीं, मतलब अगर क्यों नहीं, आपका जैसे नेशनल फ्लैग है आपका, कि आपने अपने नेशनल फ्लैग कोड जो हमारा है, ठीक है, आप वो अगर गलत काम करेंगे तो वो चीज एनफोर्सेबल नहीं है कि आपको कल को वो उसके रिगार्डिंग आपको कहीं खड़ा भी तो किया जा सकता है कि नहीं भाई आपने वाला गलत काम किया, आप जेल में जाएं, एनफोर्स हो गया ना वो चीज। बट कोई लीगल प्रोसेस थोड़ी दिया हुआ है, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस थोड़ी है कि उसके थ्रू ये सारी की सारी जो ड्यूटीज है उनका एनफोर्स किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। और वैसे ही सेकंड पार्ट है कि क्या ये कोरिलेटिव है लीगल ड्यूटीज के, कोई आपकी लीगल ड्यूटी जैसे होती है, बट खैर यूपीएससी ने लीगल ड्यूटीज के बारे में कुछ इतनी डेफिनेशन नहीं दी, मैंने वाला सर्च किया था, ठीक है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि एक्चुअल में लीगल ड्यूटीज आपकी जनरली क्या होती हैं, ठीक है ना, तो वो चीज रहती है।
सर मतलब यही ना कि अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ बन गया, जैसे फ्लैग कोड बन गया, तो अगर आप उसको पिएगा तो आपको सजा होगा, ठीक सजा है, तो होगा, वो हाँ, तो वो लीगल हो जाए, मतलब वही है कि हाँ, मतलब वो चीज इलीगल होगी, आपको वो चीज नहीं करनी है, ठीक है, तो बट वो वही चीज है अगर कि ये सबके लिए नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है ना चीज ये। हाँ, जैसे तो डीपीएसपीज भी हम कहते हैं कि भाई इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये तो स्टेट को बस इम्प्लीमेंट करते समय में ध्यान रखना है कि ये प्रोविजंस है। गाइडलाइंस है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो अगर गाइडलाइंस है ना वो। हाँ, तो उससे रिलेटेड अगर कोई लॉज बना दिया गया कि अगर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज करके कुछ लॉ बना दिया गया, जैसे उन्होंने आर्टिकल 38 के रिगार्डिंग उन्होंने उस चीज को रिजर्वेशन, और आप कह सकते हैं कि सॉरी ये रिजर्वेशन लैंड रिफॉर्म्स की जब उन्होंने बात की थी, भाई अपने ये लैंड बांटनी, तो वाली चीज एप्लीकेबल थी, तो ठीक है, तो वो एक गाइडेंस थी, तो उसके थ्रू वो चीज कर सकते हैं, बट वही चीज है कि यूनिवर्सल नहीं है ना ये, जब तक बनेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। बट आर्टिकल जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स को लें, उसमें हर एक चीज आपकी, ठीक है, आर्टिकल आप 14 से लेके आप देखें, ठीक है, 32 तक, कोई भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी एक। मतलब सर अगर कल के कोई स्टेटमेंट ऐसा, जैसे वो प्रियम्बल वाला जो क्वेश्चन था उसमें बना कि इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स नहीं, मतलब इन्फोर्सिएबल ऐसे करके, तो अगर इस हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज में भी वो बोले कि डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट इसको इन्फोर्सिएबल मतलब ऐसे किया जा सकता है, तो वो सही होगा ना फिर? नहीं, मैं समझा नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, क्या कह रहे हो? हम बोले सर कि आप बोले ना कि जीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको बनाया गया कि लिखा हुआ है कि भाई जो ये लॉ की वैलिडिटी को चेक करने के लिए देखा जाएगा, कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाँ डीपीएसपी का पालन हुआ कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, बट उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चेक करने के लिए उसको देखा जा सकता है। तो अगर उस दोनों को लेते लॉ को चेक करने के लिए, हाँ चलो आप उसको ये भी देख सकते हो कि वो एक गाइडलाइंस है कि भाई गवर्नमेंट को उस तरीके से काम करना है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको लेते हुए चेक कर सकती है कि हाँ भाई डीपीएसपी में ये चीज लिखी गई है इसलिए ये चीज लेके आए, बट वो फिर सिर्फ बट अगर वो कोइंसिडेंस करेगा आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा होगा किसी तरीके से, ठीक है ना, तो फिर वो चीज वो हटा देंगे, चाहे वो गाइडलाइंस के थ्रू क्यों ना सही हो। वो तो सर हम समझे, हम ये पूछ रहे हैं सर कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज में ऐसा क्वेश्चन जो बना था कल प्रियम्बल वाला, वैसा अगर पूछे कि वो डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है बट इट मे बी मैंने बाद में इन्फोर्सिएबल किसी और पार्ट से लिंक करके किया जा सकता है, जैसे प्रियम्बल में जो ऑप्शन था, तो वो सही होगा ना फिर? तो फिर तो अगर इस केस में जिस तरीके से आप स्टेटमेंट बता रहे हैं, वही स्टेटमेंट की बात होती है, जिस तरीके से आप स्टेटमेंट फ्रेम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो वो चीज सही होगी। और इसका एक वर्ड भी है, वो लक्ष्मीकांत में मेंशन है कि अगर वो उसके रिगार्डिंग कोई लॉ क्रिएट होता है तो फिर वो माना जाएगा, वो वही एक वही उसके अगेंस्ट आपको सजा भी हो सकती है। हाँ वही पूछना था सर, ठीक है सर। ये तो आपके लक्ष्मीकांत ने चीज मेरे हिसाब से दी हुई है, चीज दी हुई है। खैर ठीक है, अगेन कोशिश हम करते हैं कि 1-1.5 घंटे में चीजें निपटे, बस हमेशा 2 घंटे लग जाते हैं। विल ट्राई टू फोकस मोर कि भाई ये चीजें और जल्दी सॉल्व हों। आज हम थोड़ी स्पीड पकड़ी थी बट फिर भी टाइम लग गया 20 क्वेश्चन करने में कुछ, ठीक है। तो अभी हम अगेन कल बैठेंगे और कोशिश करेंगे, जैसे टोटल इसके 160 क्वेश्चन हैं, आई बिलीव कि 40-45 के आसपास तो डिस्कस हो चुके हैं, तो जल्दी खत्म करके बाय संडे और बाय मंडे, संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बैठेंगे या फिर मंडे को विल ट्राई टू फोकस, I'll see कि ये चीज कैसे हो, ताकि आप भी एग्जॉस्ट ना हो, मैं भी एग्जॉस्ट ना हो, और चीजों को हम ये चीजें जल्दी निपटा दें, ठीक है। अगेन स्पीड के अलावा कोई और इश्यूज, जैसे ये 3 क्वेश्चन है, मेरे को सही में अच्छा लग रहा है कि आप अपने दिमाग लगा रहे हैं चीजों का, और चीजों को वो चीजें अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, जिससे आपको भी फायदा हो रहा है, दूसरों को भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर कोई इंप्रूवमेंट है, कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं जो कि इंक्लूड करें, तो प्लीज बताइएगा, वो भी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना प्लीज ध्यान रखिए, हैव योर फूड, हैव अ गुड नाइट स्लीप, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड प्लीज ट्राई टू रीड। अब नेक्स्ट टाइम के लिए जो होगा डीपीएसपी हम डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप से वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 2 यूनिट्स को जो बचे हुए बेसिक स्ट्रक्चर और ये जो चीज है, इनको आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, ताकि थोड़ा सा बात आपकी रिविजन भी साथ साथ क्वेश्चन के साथ होती रहे, ताकि बाद में प्रेशर ज्यादा क्रिएट ना हो। Again, it was a really pleasure having talks with you. ठीक है, take care, have fun, yeah, bye bye.